यस। सो ठीक है, तो कल हम क्या डिस्कस करते थे बेटे कि अलजेब्रा पे इवेंट्स का डिस्कस कर रहे थे कि एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है क्या है, दो इवेंट के बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सब डिस्कस किए थे। और बिल्कुल सेट की तरह ही सब होता है ना, सेट ही बिल्कुल सेट चैप्टर है ना, सेट का ही सारी चीज़ें हैं। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा यस सर। ओके, आज हम क्या करेंगे बेटा, उसी को लेके जो बुक में दो एग्जाम्पल दिए हैं वो दो एग्जाम्पल मैं बस करूँगा, और पूरा एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, एक भी क्वेश्चन में नहीं करूँगा। एंटायर एक्सरसाइज यू विल हैव टू डू बाई योरसेल्फ। कैसे भी करके आप टाइम लेके उस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा यस। ओके, तो आते हैं। अच्छा ये था कौन सा एक्सरसाइज का, ये है आपका 16.1। ओके ओके, हम 16.2 की बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, अलजेब्रा इवेंट ख़त्म हो गया था। इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए बट नॉट बी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सब खत्म हो गए थे। ओके, आज हम एग्जाम्पल 7 करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल आप सबको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट याद है क्या है, कि दो इवेंट के बीच में अगर इंटरसेक्शन फाई होगा तो हम क्या बोलते हैं उन दोनों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट राइट। इफ ए बी, दो इवेंट है, अगर ए एक इवेंट है बी एक इवेंट है और दोनों में इंटरसेक्शन अगर फाई निकल के आता है तो हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटे, प्रैक्टिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ए बी दोनों इवेंट कभी साइमल्टेनियसली अकर नहीं होंगे, है ना। अगर ए अकर होता है तो बी नहीं होगा, अगर बी अकर होता है तो ए अकर नहीं होगा, एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। दोनों इवेंट कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो एच डी क्लैरिटी के साथ, हेलो हेलो। यस सर। यस सर। केड़े यस माडु सर। केड़े माडुआ पिलाटा यस कि सर। तुमको 10 थर पचारला पर कहब ये सर, हाँ माडुआ गुड़ा को 10 थर पचारला पर कहबे सर, सर हाँ। सर फर्स्ट के सर माइक ऑन करिए सर, हमारे गोटे लाउड स्पीकर था कि। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो वह आप सब समझ गए कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली कभी अकर नहीं होंगे तो हम दोनों को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल देखते हैं, उसने बोला कि 2 डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। अच्छा बेटे, दो, मैंने आपको बताया था कि दो डाइस को थ्रो करो या फिर एक डाइस को दो बार थ्रो करो, सेम थिंग, सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब सेम आउटकम्स आते हैं। एक डाई को 3 बार थ्रो करो या फिर 3 डिफरेंट डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करो, सेम आउटकम आते हैं। पढ़ाया था मैंने, राइट, याद होगा, राइट। अच्छा, यस सर। दो डाई को अगर साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं या फिर एक डाई को अगर दो बार थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं इसके, 36, राइट। 6 इंटू 6 36 पॉसिबल आउटकम। हम पढ़े थे 1,1, 1,2, है ना भाई, 1,2, यस सर। 1,3, डॉट डॉट 1,6, उसी तरह 2,1, 2,2, ऐसा करके 2,6, उसी तरह नीचे आके 6,1, 6,2, 6,3, ऐसे करके 6,6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम को लेके जो सेट बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, कि इस एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस। और बेटा देखो, ये जो सैम्पल स्पेस है इसके अंदर 36 आउटकम्स, मतलब सैम्पल स्पेस का 36 एलिमेंट्स है ना, बिकॉज एवरी पॉसिबल आउटकम सैम्पल स्पेस का एक एक एलिमेंट होता है और हम उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस के अंदर 36 सैम्पल पॉइंट या फिर एलिमेंट्स हैं। और बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है ना सैम्पल स्पेस के अंदर, इनको एक पर्टिकुलर चीज़ बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो सैम्पल स्पेस के अंदर ये सब एलिमेंट है, देखो बेटा ये 1,1 विद इन ब्रैकेट्स, ये सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट है यहाँ पर, और इस टाइप का एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर है। और पता है इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो बेटे, हमारा इस एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस में 1,2 एक पॉसिबल आउटकम है। इसका क्या मतलब होता है कि पहला डाई में 1 आता है, दूसरा डाई में 2 आता है, सैम्पल स्पेस का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर। 2,1 ये भी सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि पहला डाई में 2 आया, दूसरा डाई में 1 आया।
तो दोनों पेयर्स में सेम 1 2 हैं, लेकिन पोजीशन चेंज हो गया है। पोजीशन चेंज हो जाने के वजह से ये दोनों दो अलग अलग सैंपल पॉइंट बन जाते हैं, मतलब दो अलग अलग पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं। ये एक अलग आउटकम, ये एक एंटायरली अलग आउटकम। इसका मतलब पहला डाई में 1 आना, दूसरा डाई में 2 आना। इसका मतलब पहला डाई में 2 आना, दूसरा डाई में 1 आना। तो पेयर ऑफ नंबर्स, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है उनका, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये सैंपल स्पेस के अंदर जो 36 एलिमेंट्स है वो एक एक क्या है बेटा, ऑर्डर पेयर्स है ना, एक एक ऑर्डर पेयर, एक एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है क्लियरली, क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। बस, तो आगे चलते हैं। लेकिन बेटे मैं एक बात बताऊंगा, ये जो सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं 1,1 1,2 ऐसे करके 1,6 नीचे जा जाके 2,1 6,1 6,2 .6, इसको लिखने में इसको जो हम लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, या फिर टैबुलर मेथड बोलते हैं, या फिर रोस्टर मेथड बोलते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे कि ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। मतलब एक सेट के एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, है ना। सारे एलिमेंट इसमें लिख देते हैं। तो अभी जो सैंपल स्पेस लिखे थे वो रोस्टर मेथड था, क्योंकि उसमें हमने सारे आउटकम्स, सारे ऑर्डर पेयर्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखे थे। लेकिन हम इसको सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। अगर एक सेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो हम उसको सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। तो हम इसका सैंपल इसको कैसे लिख सकते हैं बेटे ना, विद इन ब्रैकेट x, y। ये वाले एक्सपेरिमेंट में बेटे सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है वो एक एक ऑर्डर पेयर है, देख रहे हो, ये एक एक ऑर्डर पेयर है। तो मतलब हमें ये पता चल जाता है कि सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट यहाँ पर एक एक ऑर्डर पेयर है। और मानो वो सारे ऑर्डर पेयर को x, y नाम का ये ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करता है। मतलब x, y जो ऑर्डर पेयर है ये 36 ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट उसके बाद बेटे देखते हैं ना, हम सेट के एलिमेंट्स को x के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हम लिखते थे सेट बिल्डर में। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पर सेट एस का हर एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, तो मैं इसको एक ऑर्डर पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, x, y, सच दैट x, y इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, है ना बेटे। तो इसको जो देखेगा क्या पता, उसको क्या पता चलेगा बेटे कि x, y 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? तो आपको सारे एलिमेंट पता चल जाते हैं सेट बिल्डर में। अरे क्लियरली समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके Sir? हाँ, यस। Sir, when we toss the coin, the outcomes are ordered pair or not? व्हेन वी टॉस ए कॉइन 2 times, Coin. यस, एक्सीलेंट क्वेश्चन। जब हमें कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, मैंने बताया था उस दिन, जब हमें कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं या फिर 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, 2 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन को, तो हम उसका आउटकम को ऐसे लिखते हैं ना, HH HT TH TT। ये हो जाता है उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था एक्चुअली में ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन सिंपल दिखाने के लिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, HH HT TH TT। ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ये सिंपल दिखता है। अब आप बोलोगे सर डाई के केस में वो क्यों नहीं किए, डाई के केस में वो क्यों नहीं किए? जरा सोचो, अगर डाई में केस में वो करते तो क्या दिखता हमें। अगर मैं डाई के केस में ऐसा लिखता, पहला डाई में 1 दूसरा डाई में 1, पहला डाई में 2 दूसरा डाई में 2, पहला डाई में 1 दूसरा, पहला डाई में 1 दूसरा, बेटे ये कोई आके पढ़ेगा तो क्या उसको लगेगा कि ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट 11 12 13 है। इसलिए इनको हम ऑर्डर पेयर करके कंपलसरी लिखेंगे। मेरा बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये 4 इवेंट हमें दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोटोकॉल ये बोलता है, ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो प्रोटोकॉल ये बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे इवेंट एक के बाद एक लिखना पड़ेगा, सेट को सारे इवेंट को सेट को एक एक करके लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शन 5 हो रहा है।
जो जो सेट के बीच में इंटरसेक्शन फाई होगा वो दोनों क्या होंगे बेटा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं होता है तो दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन आपको उसके लिए पहले ABCD लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एंट्रेंस में अगर ये सवाल आता है तो आपको ABCD लिखना नहीं पड़ेगा आप, क्योंकि एंट्रेंस में तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए ना, खाली आंसर चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ पर इवेंट देख के भी बता सकते हो कि कौन सा 2 इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो चलो एक एक करके करते हैं। पहला इवेंट दे रखा है। अच्छा, पहले एक्सपेरिमेंट क्या है ना, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई को थ्रो किया गया, एंड द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया उनका सम को नोट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला डाई में 1 आया, दूसरा डाई में 1 आया, तो आप क्या नोट करोगे, दोनों डाई का नंबर का सम 2 है। पहला डाई में 1 आया, दूसरा डाई में 3 आया, तो आप क्या नोट करोगे, दोनों डाई का नंबर का सम 4 है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो हेलो। Yes, sir. सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बात बताओ बेटे, जब हम 2 डाई को साइमल्टेनियसली रोल करेंगे या फिर एक डाई को 2 बार रोल करते हैं तो जो 36 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, मतलब दोनों डाई के ऊपर जो 2 नंबर आते हैं उनका सम क्या क्या हो सकता है, 2 डाई का नंबर का सम क्या क्या हो सकता है बेटे? सबसे छोटा क्या हो सकता है बेटे? 2 to 12। 2 to 12, वेरी गुड। Sir, 7 to 2 to 12 बेटा। 1,1 जब आता है, ये सबसे दोनों नंबर यहाँ पर छोटे छोटे, सबसे छोटे है ना, मिनिमम सबसे है बेटे। 1 + 1 2, मेरे बात समझ रहे हो? हाईएस्ट बेटा अगर देखो बेटे 6,6 इनका सम 12 आएगा, और बीच वाले सारे नंबर भी आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आपका बेटे डाई का पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 2 आता है, या फिर पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 1 आता है ना, तो देखो बेटे दोनों डाई का नंबर का सम क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अगर आपका पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 3, पहला डाई में 3, दूसरा डाई में 1, पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 2, तो दोनों डाई का नंबर 5, सम का फॉर्म 5 हो जाता, सॉरी 4 हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? पहला डाई में 1, दूसरा में 4 4 1 2 3 3 2। अरे क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो? ऐसे करके सारे निकल सकते हैं। yes, sir. Yes, sir. बस, तो ऐसे करके हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं, मतलब सम वाले, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, और एक चीज़ आप स्कूल में पढ़े थे कि 2 इवेन नंबर को अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमें इवेन नंबर मिलता है, राइट? Yes, sir. 2 ऑड नंबर को भी जब ऐड करते हैं हमें इवेन नंबर मिलता है, राइट? इवेन प्लस इवेन, इवेन ऑड प्लस ऑड भी इवेन। लेकिन इवेन में ऑड ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ऑड मिल जाएगा, राइट? क्लियर? Or Yes, sir. Yes, sir. 1 3 दोनों ऑड मिलके क्या होते हैं? 4 इवेन, राइट? बस काम खत्म। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लो बेटे, अभी प्रूव करने का टाइम नहीं, सब क्लास 3 में प्रूव किए थे। अच्छा ओके, तो पहला इवेंट दे रखा है द सम इज इवेन, मतलब हमें वो सारे आउटकम ढूंढना है, मतलब वो सारे पॉसिबल आउटकम ढूंढना है जिनमें दोनों डाई का नंबर का सम आता है इवेन नंबर, है ना? तो बेटे देखो, आप ना इसको बड़े आराम से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। ये इवेंट हम लिखेंगे बेटे, इवेंट के अंदर क्या रखेंगे? इस इवेंट के जितने फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम इस इवेंट को फेवर करते हैं, वो सारे आउटकम इस इवेंट के अंदर रहेंगे। तो बोल रहा है कि दोनों डाई का मतलब दोनों डाई का नंबर का सम इवेन आना चाहिए, है ना? तो बेटे पहला डाई में अगर 1 आता है तो दूसरा डाई में क्या क्या आने से नंबर इवेन होगा बेटे? 1,1 1,3 Sir, 1, क्योंकि ये ऑड है तो उसके साथ एक ऑड लोगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहला डाई में अगर 2 आता है तो दूसरे डाई में 2, या फिर दूसरे डाई में 4, या फिर दूसरे डाई में 6। पहला डाई में अगर 3 आता है तो दूसरे डाई में 1, दूसरे डाई में 3, दूसरे डाई में 5। पहला डाई में अगर 4 आता है दूसरे डाई में 2 4 6। पहला डाई में अगर 5 आता है 5 1। मतलब ऑड के साथ ऑड लोगे, इवेन के साथ इवेन लोगे। मेरे पास समझ रहे हो? 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6, देख रहे हो? तो दीज आर द आउटकम्स, ये वो सारे आउटकम हैं जिनमें दोनों डाई का नंबर का सम इवेन आता है। तो इनको लेके ये इवेंट बनेगा। इवेंट है, देखो उसने बनाया है, देखो इवेंट है, चेक करो ये, ठीक है? खुद देख लो घर में, चेक करोगे। अच्छा yes, sir.
इवेंट बी उसने क्या दे रखा है ना, द सॉम इज ए मल्टीपुल ऑफ 3, है ना, दोनों डाई का सॉम, दोनों डाई का नंबर का सॉम 3 का मल्टीपुल आना चाहिए। तो देखो बेटा 1 2 2 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, है ना, 3 3 का मल्टीपुल है। 1 5 5 1। देखो ट्रिक क्या है बताए, ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसा है, देखो कभी रैंडमली नहीं लोगे बेटे, गलती तब हो जाता है जब आप रैंडमली ले जाते हो, ये कौन कौन दोनों नंबर को ऐड करने से 3 का मल्टीपुल, तो कुछ आपसे छूट जाएगा। तो आप पूरा क्या करोगे बेटे, आराम से पूरा शुरुआत से लोगे, है ना। 1 के साथ ले ले चलो, 1 के साथ क्या क्या लेने से उनका सॉम मल्टीपुल ऑफ 3 आता है। अरे समझ रहे हो, 1 के साथ 2, अरे देख रहे हो, हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस ऐसे ऐसे करके आप वो सारे आपको मिलते जाएंगे, है ना। 1 2 लिए तो 2 1 भी आ जाएगा उसके साथ, है ना। बस तो ऐसे करके देख लो बेटे, ये सारे नंबर्स So 1 their 5, sum should be the multiple of 3. बस उन दोनों नंबर का सॉम क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपुल आना चाहिए। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 5 + 1 6, सब 3 का मल्टीपुल है। 3 + 3 6, 2 + 6। बेटा समझ रहे, समझ गए? अच्छा अब चलते हैं। Yes, sir. इवेंट सी, द सॉम इज लेस देन 4, दोनों नंबर का सॉम 4 से छोटा होना चाहिए। बेटा 1 1 2 1 1 2, बेटे दोनों नंबर को ऐड करो, 4 से छोटा हो रहा है। 1 + 1 2, 4 से छोटा। 2 + 1 3, 4 से छोटा। 1 + 2 3, 4 से छोटा। और इसके आगे जो भी लोगे 4 या फिर 4 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 2 2 इसका सॉम 4 हो जाता है ना। 2 2 इसका सॉम 4 हो जाता है, और उसके आगे अगर कोई भी नंबर को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली सॉम तो 4 से ज़्यादा आएगा ना, मेरे बात समझ रहे हो। तो यही 3 पेयर इसमें हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सॉम इज ग्रेटर देन 11, तो बड़े बस एक ही ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें सॉम ग्रेटर देन 11 आता है, 12, हाँ 6 6, मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर। तो इसमें बस एक ही एलिमेंट रहेगा। Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन से इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो बड़े देखिए, हमें ए बी पहले तो हम देखते हैं इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा देखेंगे, फिर जाके मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले बेटे ए बी के बीच में इंटरसेक्शन करते हैं, देखते हैं ए बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। देखो भाई है ना, 1 5, ए में भी है, बी में भी है 1 5, देख रहे हो 2 4, देख रहे हो 3 3, दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर है। ये सब कॉमन ऑर्डर पेयर दोनों के बीच में। तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। बड़े समझ गए? ओके, Yes, sir. अब देखो बड़े ए एंड सी इन दोनों के बीच में भी देखो कॉमन ऑर्डर पेयर है, देखो चेक करो। तो इसका मतलब ए सी के बीच में इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, क्लियर। तो मतलब दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ए को डी के साथ देखो भाई, ए एंड डी, देखो ए डी के साथ देखो बेटे, ए डी में 6 6 है, ए में भी 6 6 है, देख रहे हो ए में भी 6 6 है, चेक करो। तो मतलब ए डी का इंटरसेक्शन भी 5 नहीं है। बीसी का इंटरसेक्शन भी 5 नहीं होगा, बीसी में भी कॉमन एलिमेंट है कहीं ना कहीं, चेक करो ये 2 1, देखो 1 2. हाँ बस। और क्या बचा बेटे, बी डी देखो, देखो बी में भी 6 6 है, डी में भी 6 6 है, मतलब उनका भी इंटरसेक्शन 5 नहीं, मतलब दे आर ऑल्सो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन सी डी इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देख लो भाई, सी डी में तो बस एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर पेयर है 6 6, क्या वो सी में है, सी में 6 6 है क्या, नहीं ना। No, sir. हाँ, तो सी डी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अरे समझ गए क्लैरिटी के साथ, हेलो Yes, हेलो Yes, sir. बस Yes, sir. बस। अब हम अब ये सवाल अगर एंट्रेंस में आता है तो हम क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि एंट्रेंस में हर क्वेश्चन को 2 मिनट में आंसर करना होता है। तो एंट्रेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटे, दिमाग में सोच के करेंगे। देखो पहले, जब एंट्रेंस में एक ही ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा तो आप अगर तुरंत देखो तो आपको 2 इवेंट पूरा खुला लिखा गया है कि दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कौन 2 इवेंट खुला लिखा गया दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हेलो। अरे सी डी, अरे सी में दे रखा है दोनों नंबर Yes, का sir. सॉम 4 से छोटा होना चाहिए, डी में Yes, दे sir, रखा है yes, दोनों sir. नंबर का सॉम 11 से बड़ा होना चाहिए। कौन सा आउटकम आएगा जो दोनों का सॉम 4 से भी छोटा होगा, 11 से बड़ा होगा। हाँ, पेयर ऑफ नंबर अगर लोगे उनका सॉम अगर 4 से छोटा होगा तो 11 से भी तो छोटा होगा ना, ऐसा संभव है क्या? 4 से भी छोटा सॉम है, 11 से बड़ा सॉम है, संभव है क्या?
तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे डोंट हैव एनी No, sir. कॉमन आउटकम। सी डी के बीच में नो कॉमन आउटकम, दैट्स व्हाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा Yes, sir. अब बेटे देखो, दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन फाई नहीं है, ये दिखाने के लिए मुझे बस एक कॉमन आउटकम निकाल देना काफ़ी है। मैं अगर ये दिखा दूं कि ये दो इवेंट के बीच में कम से कम अगर एक कॉमन आउटकम मैंने दिखा दिया कि दोनों के बीच में ये कॉमन आउटकम है, तो प्रूव हो गया कि उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं, मतलब आगे आगे और बाकी कॉमन एलिमेंट निकालने का कोई फायदा नहीं, एक का बस कॉमन एलिमेंट दिखा दो। तो देखो ए में, देखो ए में क्या लिखा है बेटे, द सम इज इवन। डी में दे रखा है द सम इज ग्रेटर देन 11। तो एक ही तो एलिमेंट इससे डी में है 6,6, जो कि जिसका सम ग्रेटर देन 11 होता है, और 6 + 6 इवन भी होता है ना, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई नहीं है, कॉमन एलिमेंट है 6,6। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बस बस बस। तो ऐसे करके सारे सम इज इवन, और यहाँ पर बोल रहा है सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई बस एक ही पेयर आपके आंखों के सामने आ ले आओ, कोई एक पेयर बेटे 1, सम इज 11 इवन दे रखा है ना, 1,5 ले आओ बेटे, 1,5 बेटे। इनका सम क्या होता है? इवन होता है, और दोनों का सम क्या होता है? 3 का Yes. मल्टीपल है ना। तो मतलब क्या होगा भाई बताओ? नॉट मतलब इंटरसेक्शन फाई नहीं है। मेरा बात समझ गया बेटे? बेटे समझ गए मेरा बात? हेलो? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बस सम इज लेस दैन 4, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। बेटे लेस दैन 4 एक ही आपका दिमाग में आ जाए, 1,2 इनका सम लेस दैन 4 होता है, और इनका सम भी 3 का मल्टीपल होता है, तो मतलब कॉमन आ गया। तो इसे करके आप पता कर सकते हो। ओके बेटा, अगर क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं तुरंत क्लास बंद करके चला जाऊंगा, जाके मैं सो जाऊंगा। मैं भी लंच नहीं किया हूँ, आराम से जाके लंच करूंगा और आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाऊंगा। चलेगा? क्लास में रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। चलेगा कि चलेगा? Yes, sir, करेंगे। Yes, sir, will do. हाँ, क्योंकि मैं इनफ क्लास कर रहा हूँ। क्लास आपका बहुत सारे हो रहा है मैथ का, मैथ के क्लास में कमी नहीं हो रहा है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, और मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सीधा तुरंत बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा। यू हैव टू रिस्पॉन्ड। Yes, sir, will respond. Yes, sir. हाँ, पहला देखा बेटा क्या देखा, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है? क्या क्या इसके आउटकम आएंगे बेटे? Sir, 8 outcome. 8 आउटकम आप देख Sir, सकते 8. हैं। Yes. अगर मैं एक कॉइन को 5 बार टॉस करूंगा, उसका कितना पॉसिबल आउटकम आएंगे? 2 to the power 5, 32। यस, Yes, sir, 32. वेरी गुड। तो छोड़ो इसको, अब आते हैं इवेंट पे आते हैं। ओके हाँ, मैं और एक बात बताना भूल गया बेटा। देखो ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल एग्जाम्पल 7, ये सवाल में आपको Yes, सैम्पल, sir. ये वाले सवाल में आपको सैम्पल स्पेस से लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सवाल में आपको पूछा ही नहीं है सैम्पल स्पेस निकालो। आपको खाली ये इवेंट निकालना है, और इवेंट निकाल के इंटरसेक्शन के इनके बीच में फाई दिखाना है। क्लियर? अच्छा Yes. Yes, sir. ओके। Yes. यहाँ पर कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। इवेंट पहला इवेंट है नो हेड अपीयर्स, बिल्कुल हेड ना आना। तो 3 बार Sir, कॉइन T. टी Sir, टी T. वेरी गुड। एक ही ऐसा आउटकम है जिनमें बिल्कुल हेड नहीं आता, तीनों बार टेल आ गया। एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड, तो मतलब बाकी 2 टेल ही हो गए। नहीं, 3 बार तो टॉस करें, Yes. अगर एग्जैक्टली Three 1 out. हेड, बाकी दोनों टेल हो गए। तो जरा सोचो भाई, 1 हेड एंड 2 टेल को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है ना, 2 factorial. 3 So, ऑब्जेक्ट 3. है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड है 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 3। तो देखो ऐसे 3 अरेंजमेंट है, 3 पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि ये तीनों क्या है बेटे? एक एच 2 टी का अरेंजमेंट ही तो है। मेरा बात समझ रहे हो? ये तीनों आउटकम Yes, sir. एक एच 2 टी का Yes. arrangement। अच्छा, सी बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा हेड होगा, है ना? 2 से कम नहीं, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा हेड। तो पहले 2 हेड वाले लिख लेते हैं। क्या क्या होगा 2 हेड वाले? एच एच टी, एच टी एच, टी टी, टी एच एच, सिर्फ 2 हेड है। 2 हेड मतलब तीसरा टेल ही होगा।
और 2 से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, तो 3 हेड वाले भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये Yes, 4 sir. इसके पॉसिबल आउटकम होंगे। 3p2 plus 1. यस 3c2 प्लस 1, यस 3p2. हाँ 3p2 प्लस 1, 3p2 प्लस 1 भाई 3p2 No, plus- sir. no 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 Not no 3p2. no 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 not 3p2 प्लस 1, 3p2 कहाँ से आया? नो जैसे यहाँ पर किए थे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 आ गया, क्योंकि 2 हेड एक एच एक टी को लेके यही 3 अरेंजमेंट ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट हो रहे हैं और 2 एच इसमें सिमिलर हो गए, 3 ऑब्जेक्ट सॉरी 3 अरेंजमेंट बनते हैं ये 3, और पूरा तीनों के तीनों एच वाला एक ही बनता है, तो मिलकर 4 अरेंजमेंट हो गए। मेरे बात समझ रहे हो? सी के अंदर क्लियर? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बेटे एक चीज़ ज़रा नोटिस करो, उसने यहाँ पर सवाल में हमें पूछा है कि इनमें से कौन सॉरी डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बनते हैं? तो पहला बात है बेटे, यहाँ पर देखो अगर हम ये तीनों इवेंट का यूनियन कर दे, इनो मतलब क्या होता है बेटे, सबका एलिमेंट को लेके एक बड़ा सेट बना दे, राइट। ए बी सी तीनों का सबका एलिमेंट का बड़ा सेट बना दे, तो खुद यहाँ पर सैंपल स्पेस आ जा रहा है, राइट। देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव कल बताया था कि अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा इवेंट का अगर यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये जो 3 इवेंट है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब ए बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, बी सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ए सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, है ना। अगर हम ये दिखा दें कि ये 3 एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी प्रूव हो गया। अच्छा, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर आपने ऑलरेडी 3 सेट बना चुके हो ए बी सी, तो देख के ही पता कर सकते हो ए बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, बी सी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, ए सी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देख रहे हो बेटे। और मैं इनके Yes, लिए sir. हाँ Yes, sir. हाय, ए सी के Yes, बीच में भी sir. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, हाय, बी सी के बीच में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फाय। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये सवाल एंट्रेंस में आ जाए तो क्या हम पूरा लिख के देखेंगे? नहीं, फंस जाएंगे भाई, पूरा टाइम चला जाएगा इसमें। पूरा इवेंट को देख के ही पूरा कुछ एलिमेंट निकला नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव के लिए देखना होगा, लेकिन आपको ये के लिए मतलब एक्सक्लूसिव के लिए देखना नहीं है। देखो बेटे, ए इवेंट क्या बोल रहा है कि बिल्कुल हेड ना अपीयर होना, बी क्या बोल रहा है बेटे, एग्जैक्टली एक हेड अपीयर होना, है ना। मतलब ए के जितने आउटकम उनमें कोई भी हेड नहीं है, बी में जितने आउटकम उन सब में एग्जैक्टली एक हेड है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कैसे आएगा भाई? इसमें तो बिल्कुल हेड, इसमें तो इसका एलिमेंट में तो कोई भी एलिमेंट तो बिल्कुल हेड नहीं है, इसका हर एलिमेंट में एग्जैक्टली एक हेड है। मेरे बात समझ रहे हो? तो दोनों में कैसे Yes, कॉमन एलिमेंट आएगा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जरा बी सी देखो, बी बोल रहा है कि एग्जैक्टली एक हेड आना है, सी बोल रहा है कि कम से कम 2 हेड आना है। अच्छा, सी बोल रहा है कम से कम 2 हेड आना है, मतलब सी में जो सारे आउटकम होंगे उनमें 2 या फिर 2 से ज्यादा हेड होंगे, है ना। बी में Yes, बी में जितने सारे आउटकम है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड है, तो इसमें एक हेड, इसमें 2 हेड या फिर 2 से ज्यादा हेड वाले एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कहाँ से लाओगे? मेरा बात समझ रहे हो? इसमें एक हेड वाले एलिमेंट, इसमें Yes. 2 हेड Yes, sir. 3 हेड वाले, Yes, sir. बस ऐसे ही इमेजिन करना होगा। ए सी, ए में बोल रहा है बिल्कुल नो हेड ना होना, नो हेड अपीयर्स, तीनों बार टॉस में कोई भी हेड ना हो। सी में बोल रहा है कम से कम 2 हेड हो, मतलब सी में बोल रहा है 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो, मतलब सी में 2 हेड या फिर 3 हेड वाले एलिमेंट है, लेकिन में 0 हेड वाले एलिमेंट, तो कहाँ उन दोनों के में कॉमन एलिमेंट आ जाएगा? तो दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, प्रूव हो गया। अरे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, अब आते हैं, हाँ बाकी ये सारे आप खुद करोगे, एक भी क्वेश्चन में खुद मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। सारे कर देता हूँ, आप कुछ नहीं करते हो, घर में बैठ जाते हो चुपचाप होके। ये इवेंट सारे लिखोगे,
फिर ये इनका सब will do यूनियन इंटरसेक्शन, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल दे रहा हूँ, ये सब निकालोगे, मैं खाली बोल रहा हूँ। अच्छा ये जो निकालना है ना बेटे, ये खाली मैं बताता हूँ इधर, ये जो आपको पूछा है फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, देखोगे कि इसको कौन से तरह से निकालना सर, E आसान होगा। minus F। बेटे ई माइनस एफ है ना, ई बट नॉट एफ, ये सेट एंड ये सेट सेम होते हैं ना, बताया था मैंने। अरे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी सेम होते हैं। Yes, sir. हाँ। तो आपको अगर ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट sir. पूछ रहा है तो आप ई माइनस एफ निकाल दो ना, ज़्यादा आसान होगा, है ना। आप पहले एफ कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर ई के साथ उसका इंटरसेक्शन करोगे, उतने में तो ये निकल जाएगा ई माइनस एफ, बस। ओके 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 ओके, बाकी सब इजी है, सब करोगे। हाँ ये वाले देखो बेटे, यहाँ पर वही ए बट नॉट सी, ए माइनस सी है ना। अच्छा इसका क्या Yes. मतलब होता है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी So A minus A minus B union C। हाँ देखो बेटे, यहाँ पर ना डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, है ना। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट वही होता है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, डिमोर्गन्स लॉ भाई, बी यूनियन सी का होल Yes. कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी Yes, का sir. कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन इंटरसेक्शन बन गया सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये क्या लिखा है बेटे, ए बट नॉट बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटे, ए माइनस बी यूनियन सी हो जाएगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आप क्या करना खाली, तो आप क्या करना, बी यूनियन सी निकाल देना, ए से उसको क्या कर देना, माइनस कर देना, काम खत्म, जो ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा नहीं तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा तो देखता हूँ इसका और एक शॉर्टकट, इसका ना और शॉर्टकट नहीं है। ठीक है हाँ चलो, ओके 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 ओके। अच्छा अभी मैं एक सवाल आपको पूछूंगा बेटे, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताओगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हमारे पास दो इवेंट है, ठीक है ना, देयर आर टू इवेंट्स ए बी, ठीक है ना, देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी। और बेटे ऐसा है कि ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आ जा रहा है एंड ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनको बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? ए बी के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है एंड दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है। तो बता सकते हो ए बी के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो क्या है? अरे दो, So mutually exclusive and exclusive. वेरी गुड वेरी गुड, वो तो सही बोल दिए, वेरी गुड, वो तो सही बात, ठीक है, मुझे पता था सही आंसर आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव So एंड B is a complement of A. यस, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, है ना भाई? Yes, sir. अभी देखो दो सेट होते ना, ए कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई होता है एंड यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट नहीं होता। Yes, और yes, यहाँ पर sir. यूनिवर्सल सेट कौन है, सैंपल स्पेस ही तो है। अरे समझ गए? ओके ठीक है ठीक है, तो ए एंड बी आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, बी डैश। कितनों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया? अरे आया कुछ? You can get. You couldn't get? Yes, sir. मतलब ये सर की नो सर, समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया। अच्छा देखो, दो सेट, उनके बीच में यूनियन हम करते हैं और हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, ठीक है, एंड दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं, हमें फाई मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सेट दोनों किस टाइप के सेट होंगे? जरा सोचो, ये दोनों किस टाइप के सेट होंगे? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगे कि नहीं, जरा सोचो। दो सेट, उनके बीच में इंटरसेक्शन फाई, फॉर एग्जाम्पल ले जाते हैं, एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले जाते हैं।
एक सेट बेटे ए में लेता हूँ 1 2 3। अरे बेटे देख रहे हो, एक सेट Yes, sir. एक सेट बी में ले जाता हूँ 4 5 6। अब देखो बेटे यहाँ पर मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ कि ए बी के बीच में इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, और मानो मेरा यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो कि ए बी के बीच में यूनियन यहाँ पर क्या रहा है बेटे, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है 1 2 3 4 5 6। देख रहे हो, हेलो देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा बेटे देखो, यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए को माइनस कर दे तो बी मिलता है कि नहीं, जरा देखो। यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट निकाल दो, 1 2 3 निकाल दो, क्या बचता है 4 5 6, बी मिल जाता है कि नहीं। और यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है, तो बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गए हो? Yes, sir. ओके, आगे चले। अच्छा, इसमें और क्या डाउट है बताओ? Yes, sir. ठीक है, और क्या डाउट बेटा? सैम्पल स्पेस होता है यूनिवर्सल सेट, क्लियर? सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट होता है हर एक्सपेरिमेंट का। बहुत 3-4 बच्चे शायद समझ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या रे? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीन। समझ में आया तो पूरा क्लियरली? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, आप इसको ऐसे भी मैं समझा सकता हूँ कि बेटे देखो, ओके, छोड़ो, जैसे समझाया ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम नया कंसेप्ट सीखेंगे बेटे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटे? इक्वली लाइकली Events. इक्वली लाइकली इवेंट्स। बेटे लाइकली वर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? पॉसिबल, है ना। इट इज़ लाइकली टू Yes, रेन, sir. इट इज़ लाइकली टू रेन मतलब बारिश हो सकता है। इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम, मतलब वो आ सकता है ना। लाइकली मतलब पॉसिबल या फिर प्रोबेबल, व्हाटएवर। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो इवेंट का होने का संभावना इक्वल है, अगर दो इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं? दोनों को इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब ये इवेंट होने का जितना संभावना है वो इवेंट होने का भी उतना ही संभावना है, तो हम उनको इक्वली लाइकली। अगर दोनों इवेंट में से किसी एक का होने का संभावना थोड़ा ज़्यादा है या फिर कम है, तो दोनों इक्वली लाइकली नहीं होंगे। मेरे बात समझ रहे हो? इक्वली लाइकली नहीं होंगे। क्लियर? सो 2 इवेंट्स, अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 2 events A and B are said to be equally likely if they have the same probability। प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तब हम इक्वली लाइकली के ऊपर और भी एक्सपांड करेंगे। अगर दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं? उनको इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। एग्जाम्पल, इन ए टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया और मैं 2 इवेंट ले रहा हूं। पहला इवेंट कि गेटिंग ए हेड, है ना, गेटिंग ए हेड। अरे भाई कॉइन टॉस करोगे तो हेड या फिर टेल आएगा, तो एक ही आउटकम है जो हेड है, तो गेटिंग ए हेड इसमें क्या रहेगा? एक ही तो एलिमेंट रहेगा, एच। मेरे को समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग ए टेल, इसमें तो एक ही रहेगा ना, बस काम खत्म। अब सवाल ये है कि ये दोनों इवेंट ए बी ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है। तो चलो मैथमेटिकली बाद में प्रूव करेंगे, 1/2 को बाद में देखेंगे।
लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटे। इधर कॉइन हमारा फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन मतलब कोई भी चीटिंग नहीं हुआ है। मतलब कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा नीचे हम बिल्कुल बता नहीं सकते। हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, इक्वल इक्वल चांस है ना, कोई चीटिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी दोनों क्या है बेटे, इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना बेटे। ए एंड बी आर, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर इवेंट दोनों इक्वली लाइकली नहीं होंगे। जैसे कि इन ए टॉस ऑफ अ बायस्ड कॉइन। बेटे बायस्ड कॉइन मतलब वो कॉइन में चीटिंग किया गया है। मतलब ऐसा बना दिया गया है कि मतलब ऐसा उसका शेप दे दिया गया है कि जब भी वो नीचे गिरेगा ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा संभावना होगा कि हेड आएगा। मतलब ऐसा शेप उसका बनाया गया है ना। अब फिजिक्स में पढ़ते हो ना बेटे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है बेटे, हमेशा उस पोजीशन में रहने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में उसका पोटेंशियल सबसे लो हो, है ना। लोएस्ट पोटेंशियल में ऑब्जेक्ट हमेशा रहने की कोशिश करता है। तो हम अपने हिसाब से जब ऑब्जेक्ट को शेप करते हैं तो ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमेशा रहने की कोशिश करता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो ऐसे चीटिंग करके बनाया गया है कॉइन को। तो यहाँ पर ये अगर दो इवेंट लेते हैं, एक है गेटिंग ए हेड एंड दूसरा इवेंट लेते हैं गेटिंग ए टेल, तो बताओ क्या ए बी यहाँ पर इक्वली लाइकली है? बताओ। नो सर। नो No, sir. नो, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। नो, ए बी आर नॉट इक्वली लाइकली। ओके, आगे चलते हैं बेटा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आया सारी चीज़ें। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, टेक इट, Yes, sir. टेक इट, डन। अच्छा, Yes, sir. Done. ओके, Yes. हाँ, बस तो ठीक है, एक सेकंड रुको ज़रा, वहीं पर पॉज कर दिए थे। चलेगा, रेडी, पूरा एक ही क्लास हो जाएगा। अरे मैं आज देख रहा था हमारे टोटल मतलब क्लासेस में देख रहा था भाई, कितने मतलब मुझे मतलब मेरे घर में खुद गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर, पता है ना। घर वाले वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे, तो उनको 2 घंटा 1.5 घंटा बिठाता है मैथ करने के लिए। कौन इतना मैथ करता है? बट हाँ, मेरे घर में गाली देते हैं मुझे, पता है ना। मतलब जो आपका जो क्लासेस हो जाता है ना 1.5 घंटा 2 घंटा जो कर देता हूँ ना मैं घर में गाली सुनता हूँ। मतलब ये इसलिए गाली नहीं कि मैं क्यों इतना टाइम ले रहा हूँ, इसीलिए गाली देते हैं कि ये बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। मैथमेटिक्स वैसे ही इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, फिर ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे 15-16 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे ये बैठे, इनको काहे तू 1.5-2 घंटा बिठा के इनको दिमाग खा रहा है? हाँ, क्या बोलते हो भाई? सर मासूम sir. नहीं है सर। नन्हे मुन्ने बच्चे हो, हमारे सामने तो नन्हे मुन्ने हो। आप खुद को बहुत बड़े समझ रहे हो, टॉल हो गए टॉल, मतलब हेल्थ अच्छा हो गया होगा, लेकिन आप खुद को बड़े समझ रहे हो। तो हमारे सामने तो नन्हे बच्चे हो, हमारे आधे उम्र के हो, नन्हे बच्चे हो। ठीक है, चलो नन्हे बच्चे शुरू करते हैं। हाँ, क्या बोलते हो? जस्ट स्टार्ट। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा। हाँ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो जब इसका पहला वाला क्लास ख़त्म किए थे तो लास्ट को मैंने आपको ये बताया कि इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सपोज ए बी 2 इवेंट है और उन दोनों का यूनियन अगर सैम्पल स्पेस आ रहा है एंड उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, राइट? आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा, बी इज इक्वल टू ए। ऐसा कब होगा? अगर ए बी दोनों का यूनियन सैम्पल स्पेस हो जाए एंड दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना हो। या फिर आप बोल सकते हो इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव देन डेफिनेटली दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
और इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के वेरीफाई किया था, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे के वेरीफाई किया था। बड़े सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट होता है ना, क्योंकि सैम्पल स्पेस के बाहर कोई भी आउटकम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस है वही उसका यूनिवर्सल सेट है ना, पता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चलो एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको आपका थोड़ा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, याद आ जाएगा एक चीज़ जो पहले पढ़े थे डिफरेंस को लेके, ठीक है। चलो देखो भाई, मेरे बात समझ रहे हो? ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक प्रूफ करते हैं जो कि आपके सिलेबस में उठा दिया गया है। तो प्रूव दैट इफ, नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ऐसा बनाते हैं, गिवन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए बी को यूनियन कर देने से यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए बी का इंटरसेक्शन फाइव है, देन प्रूव दैट A is equal to B complement, then prove that A is equal to B complement, A B एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर A B का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली B भी A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। अगर दो सेट अगर एक सेट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं, हाँ ठीक है। तो हमें A is equal to B कॉम्प्लीमेंट, चलो प्रूव करते हैं। अच्छा सुनो, शायद ये प्रूफ आप मेरे से भी आसान तरीके से कर सकते हो, मेरे दिमाग में अभी यही आ रहा है, मे भी आप करते करते आप और आसान तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आप खुद जाके घर में और आसान तरीके से करो। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उस तरीके से करता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो कि अच्छा बेटे Yes, sir. अच्छा बेटे प्रूफ। अच्छा आपको क्या प्रूव करना है? दो सेट को इक्वल दिखाना है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट को इक्वल दिखाना है ना। दो सेट को इक्वल कैसे दिखाते हैं हम? अगर हम ये प्रूव कर दे कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना, अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे किसी भी तरह प्रूव करना होगा कि ए बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, बी कॉम्प्लीमेंट ए का भी सबसेट है, अंडर दिस कंडीशन। चलो देखते हैं। तो पहले प्रूव करते हैं कि ए बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ व्हाट ए, मानो एक से एक एक रैंडम एलिमेंट है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, Yes, sir. yes, sir. अच्छा इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए, x ए का रैंडम एलिमेंट x बिलोंग्स टू। अच्छा एक बात बताओ बेटे, उसने दे रखा है कि ए बी का इंटरसेक्शन फाइव है, मतलब ए बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट x अगर ए में है, क्या ये एलिमेंट x बी में भी रह सकता है? बताओ। देयर इंटरसेक्शन इज फाइव, राइट। ए बी दो सेट है, उनका इंटरसेक्शन फाइव है, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। तो कोई भी एलिमेंट अगर ए में है तो क्या वो बी में हो सकता है? ये एलिमेंट एक्स का बी में हो सकता है? No, नहीं sir. ना। No, sir. एज सिंपल एज दैट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। रीजन क्या है? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव उसने दे रखा है। अच्छा कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो है कहाँ? अरे उसका कॉम्प्लीमेंट है वही। Yes, sir. अरे समझ रहे हो? तो अरे कितनों को यहाँ पर डाउट है? कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं तो उसका कॉम्प्लीमेंट में होगा ना भाई। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. बस। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये एक्स जो ए का रैंडम एलिमेंट है ये बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब सेट ए का अंदर हर एक रैंडम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट मतलब सेट ए का ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब उल्टा भी प्रूव करना है, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट को भी ए का सबसेट दिखाना है। अभी बी कॉम्प्लीमेंट को ए का सबसेट दिखाने का मेरे दिमाग में ये तरीका आ रहा है, तो हो सकता है आप कोई तरीका निकाल के मुझे बाद में बताओगे, ठीक है ना। अच्छा तो लेट वाई बी और रैंडम एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मानो वाई बी कॉम्प्लीमेंट का एक रैंडम एलिमेंट है। मेरे पास समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा तो मतलब y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटे अगर y बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, क्या इसका ये मतलब नहीं कि y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड
y डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि सही बात है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना भाई u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट से b को माइनस कर देने से Yes, बी कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना भाई, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब y बिलोंग्स टू u माइनस बी, मतलब y u का एलिमेंट है लेकिन b का एलिमेंट नहीं है। अरे भाई समझ रहे मेरे बात डिफरेंस? हेलो yes sir, yes sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा। और बेटा हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये हमें गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट का जगह में A यूनियन B लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, बताओ? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. बस, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। तो इसका क्या मतलब होता है कि y बिलोंग्स टू दिस एंड y डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो मतलब कैसे हम इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड, अच्छा भाई y अगर b को बिलोंग नहीं करता है तो b का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, मेरे बात समझ रहे हो? a बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट है ना भाई, y अगर b Yes, को sir. बिलोंग नहीं करता है, Yes, sir. Yes. बस। तो y इसको बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है एंड इसको भी बिलोंग करता है, तो मतलब y बिलोंग्स टू ये दोनों का इंटरसेक्शन है ना। Yes. Yes, sir. अच्छा। Yes. हाँ, तो बेटे मैं ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आ गया, तो आप करते करते अगर इजी से कर लो और इजी से इसको अगर कर लोगे तो मुझे बताओगे, मेरा बात समझ रहे हो ना? अच्छा Yes. अच्छा। Yes, sir. तो बेटे इधर हम क्या लगाएंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, y बिलोंग्स टू, बेटे ये सेट को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे बेटे, देखो b कॉम्प्लीमेंट अपने इंटरसेक्शन के साथ a के पास आएगा, फिर b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेके b के पास आएगा, फिर बीच में क्या रहेगा बेटे, यूनियन रहेगा, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अरे मेरी बात समझ रहे हो? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया भाई, Sir. Yes. Yes, sir. बस। अब तो बेटे बताओ, एक सेट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन क्या होता है? फाइव होता है, राइट? बी इंटरसेक्शन बी कॉन्ट फाइव होगा, राइट? ये फाइव होगा। अरे समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बस। Yes, sir. कोई भी सेट को फाइव के साथ यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा, आपको पता है ना, कोई भी सेट का फाइव के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट मिलेगा। अरे देख रहे हो? Yes, sir. अच्छा, Yes sir. तो ये दोनों का यूनियन यही आएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो आपने कंफर्म कर दिया ना भाई एंड लगा के कि y a को भी बिलोंग करता है एंड b कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। A will become. तो आपने कंफर्म कर दिया ना y बिलोंग्स टू a, आपने कंफर्म यहाँ पर कर दिया ना, एंड लगा दिए। अगर और होता तो हमें डाउट होता कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग, लेकिन हमने एंड लगा दिया ना, दोनों को बिलोंग करा, तो कंफर्म कर दिया ना y बिलोंग्स टू a, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes sir. Yes, sir. हाँ। तो अल्टीमेटली बहुत लंबा हो गया, मैं देखूंगा बाद में और छोटा हो सकता है क्या, ठीक है? तो y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इट ऑल्सो इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a, है ना? देख रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया बेटे, y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a। तो इससे क्या प्रूव किया बेटे, b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a। तो पहले प्रूव किया थे a सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, अभी प्रूव कर दिया b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है, तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे इक्वल हो गए कि नहीं? अरे होगी नहीं? हेलो, Yes sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मेरा दिल कहता है ये और छोटे से हो जाएगा, मेरा दिल बोलता है, लेकिन तुरंत दिमाग में जो आया उसने कर दिया, ठीक है? चलो कोई नहीं, जैसे भी करो आंसर निकलना चाहिए, क्लियर? ओके, लेकिन ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, इट विल नॉट कम इन एग्जाम, ओके? सिलेबस में नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अब बेटा हम देखेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। खाली मैं आपको बता दूंगा कि ये 3 एक्सियोम्स है क्या, है ना, जान लो, क्योंकि पीछे बाद में कभी अगर कहीं पर सुनोगे तो आप कहोगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है ना, जबकि सिलेबस में नहीं है। चलो देखते हैं।
एक्सियोमेटिक अप्रोच का मतलब क्या, मतलब एक्सियम का मतलब क्या होता है बेटे, कौन बताएगा? व्हाट इज एक्सियम? एक्सियम का मतलब क्या होता है बेटे, कौन बताएगा? हेलो, एक रूल होता है ना भाई, एक रूल होता है जिसको आपको फॉलो करना ही है। मेरा बात समझ रहे हो? एक रूल होता है, अरे समझ रहे हो? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अच्छा, इधर देखो, इसका ये जो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी का 3 एक्सियम्स हैं, है ना, 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, स्टेटमेंट हाँ 3 स्टेटमेंट्स हैं। रूल नंबर 1, और बेटे आपको मैं ये सारे रूल प्रूव भी करके दिखाऊंगा। कब करूंगा प्रूव? जब हम करेंगे मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली जब मैं प्रूव करूंगा। अब यहाँ पर खाली एक्सियम्स पढ़ेंगे, है ना, मतलब बिना प्रूफ के अभी देखेंगे, बाद में हम प्रूव एक साथ करेंगे, ठीक है। पहला एक्सियम बोलता है कि फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी इवेंट के लिए उसका प्रोबेबिलिटी, कोई भी दुनिया का इवेंट हो, उसका प्रोबेबिलिटी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। मेरे बात समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी, इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी Yes, sir. नेगेटिव नहीं होगा। Sir. Yes sir. दूसरा एक्सियम क्या है बेटे ना, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटे? 1 होता है। अब बेटे सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कैसे 1 होता है वो तो मैथमेटिकली बाद में देखेंगे, पहले जरा उसको रियलाइज तो कर ले, फील कर ले क्यों सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। बेटा आपको याद होगा मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस को श्योर इवेंट ही बोला जाता है। क्यों सैंपल स्पेस को श्योर इवेंट बोला जाता है? क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो सैंपल स्पेस होगा ही होगा, अकर होगा ही होगा, है कि नहीं? जरा एग्जाम्पल देखो, टॉसिंग ए कॉइन, ना टॉसिंग ए कॉइन, बेटे इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? उसके एलिमेंट क्या क्या, एच, टी रहते हैं। Yes. और मैंने बोला था ना बेटे सैंपल स्पेस को और क्या बोला जाता है? श्योर इवेंट बोला जाता है। सैंपल स्पेस इज ऑल्सो एन इवेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। सैंपल स्पेस का हर सबसेट एक इवेंट होता है, तो सैंपल स्पेस खुद का भी सबसेट होता है, इसीलिए सैंपल स्पेस खुद एक इवेंट है, और हम उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। क्यों श्योर इवेंट बोलते हैं सैंपल स्पेस को? क्यों पक्का सैंपल स्पेस हमेशा अकर होगा ही होगा। तो कैसे देखो ऐसा क्यों? भाई देखो, आप जब भी कॉइन टॉस करोगे, कॉइन का आउटकम जितने बार जब भी जिस सिचुएशन में टॉस करो यार कॉइन को, तो कॉइन का आउटकम एच या फिर टी, इन दोनों में से कोई एक आएगा ना, या फिर कोई बाहर से कहाँ पर आ जाएगा? अरे मेरे बात समझ रहे हो? एच या फिर टी में से कहीं कहीं से आएगा। Yes, sir. तो मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे सैंपल स्पेस को अगर एक इवेंट मानते हो, अगर सैंपल स्पेस को एक इवेंट मानते हो, तो उसके अंदर से ही आउटकम हमेशा अकर होते हैं। मतलब हर बार सैंपल स्पेस पक्का अकर होगा। अगर आपका हेड आ गया तो सैंपल स्पेस अकर हो गया, क्योंकि हेड सैंपल स्पेस का एलिमेंट है। अगर आपका टेल आ गया तो भी सैंपल स्पेस अकर हो गया, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो सैंपल स्पेस विल हैपन एट एनी कॉस्ट, no matter how many times you perform the experiment under any circumstances. That is why सैंपल स्पेस को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, एंड उसका प्रोबेबिलिटी होता है 1। मेरा बात समझ रहे हो? और लास्ट को प्रूव भी करेंगे बाद में। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 1। Yes. ओके, Yes sir. प्रूफ करेंगे बाद में, अभी डोंट वरी अबाउट इट, प्रूफ होगा, एक्सियम पढ़ रहे हैं। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1। बिट 3, इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर E F दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बेटे E यूनियन F, बेटा मैंने बताया था कि E एंड F इफ दे आर टू इवेंट्स, तो दोनों का यूनियन भी एक इवेंट है, और इस इवेंट को हम क्या पढ़ते हैं? E और F। कल ही हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, ये जो E यूनियन F Yes. ये भी एक इवेंट है, और इस इवेंट को हम क्या पढ़ते हैं? ये E और F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, कंडीशन क्या है यहाँ पर ना? E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर E F दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए तो E यूनियन F का प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू E का प्रोबेबिलिटी प्लस F का प्रोबेबिलिटी। प्रूफ करेंगे बाद में। फिर से सुनो, इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका प्रूफ होगा अगर E F दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो E यूनियन F का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ऐसा कब होगा? अगर E F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो। मेरे बात बेटे समझ रहे हो? हेलो, क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब देखो बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। बेटे फाई क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। फाई होता है इम्पॉसिबल इवेंट। आपको मैंने बताया था कि फाई दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है। तो एक्सपेरिमेंट कोई सा भी हो, फाई तो पक्का उसका सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होना ही है। तो फाई हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है। फाई तो एक इवेंट है कंपल्सरी, और उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। हर एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई इम्पॉसिबल इवेंट हम निकाल पाते हैं आराम से। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट का मैं एक इम्पॉसिबल इवेंट बना सकता हूँ कि मैं बोला टॉसिंग ए कॉइन, मैं एक इवेंट बना सकता हूँ गेटिंग 2 हेड्स। ये कैसे होगा भाई? कॉइन तो एक बार टॉस करो, 2 हेड वाला कौन सा आउटकम आएगा, है ना? तो मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे आप बिंदास बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट खुद से बना सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. और गेटिंग नो हेड एंड नो टेल, मतलब हेड भी नहीं टेल भी नहीं। ये भी कैसे होगा भाई? हेड टेल के अलावा और तो कुछ होता ही नहीं है, तो वाला भी इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे बहुत सारे इम्पॉसिबल इवेंट इमेजिन कर सकते हो। तो फाई को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि फाई के अंदर कोई भी आउटकम नहीं है। फाई इज एम्प्टी। तो ये इवेंट कदापि होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा ये इवेंट, अगर कभी भी नहीं होगा। इसीलिए फाई का प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे? 0 है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. डोंट वरी अबाउट इट। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तीनों एक्सियम बताओ वगैरह वगैरह, सिलेबस उठा दिया गया, लेकिन आप बताता हूँ। अब देखो बेटे, फाई का प्रोबेबिलिटी 0 हम ये थर्ड एक्सियम से प्रूव कर सकते हैं। ये जो थर्ड एक्सियम दे रखा है ना बेटे, ये थर्ड एक्सियम के मदद से हम फाई का प्रोबेबिलिटी 0 प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटे, थर्ड एक्सियम हमें क्या बोल रहा है कि इफ E and F are mutually exclusive, then probability of E union F is equal to probability of E plus probability of F. Clear? Clear? Yes, sir. अच्छा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, E F 2 इवेंट है। अच्छा, F के जगह अगर मैं फाई पुट कर दूं, क्योंकि फाई भी तो एक इवेंट होता है ना, फाई इज ऑल्सो एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो बोल रहा है कि E एंड F आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो फाई एक इवेंट लेते हैं। और बेटा देखो, E एंड फाई पक्का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, E कुछ भी हो, आई डोंट केयर। सर हाँ सर F इक्वल टू थोड़ा और एक बार बोलिए। हाँ, मैं बोला, उसने बोला है ना E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मैं F के जगह एक इवेंट लगाया फाई। फाई है ना बेटे इम्पॉसिबल इवेंट, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. भाई, याद करो मैंने Yes, बताया sir. था, भाई याद करो मैंने बताया था, कोई भी सेट, दुनिया का कोई भी सेट को फाई के साथ इंटरसेक्शन करो, क्या आता है भाई? फाई तो आता है ना। अरे फाई आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि फाई एंड कोई भी सेट के बीच में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, क्योंकि फाई में तो कुछ है ही नहीं, कॉमन क्या आएगा दोनों के बीच में? तो ऑब्वियसली उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि E कोई सा भी इवेंट हो, E एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि E एंड फाई दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। E कोई सा भी इवेंट हो, E फाई दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है कि नहीं? कोई सा भी इवेंट हो, फाई तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या Yes. मैं बोल सकता हूँ कि E एंड फाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. बस। तो इसी लॉजिक लगा के अगर E एंड फाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो बोला है कि E एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसी लॉजिक को लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन फाई क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। अरे समझ रहे हो? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। और मुझे एक बात बताओ बेटे, कोई भी सेट को अगर हम फाई के साथ यूनियन करें तो क्या हमें वही सेट नहीं मिलता? अरे मिलता Yes, है sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. फाई इज एम्प्टी सेट, कोई भी सेट को फाई के साथ यूनियन करोगे मतलब दोनों का सारे एलिमेंट को लेके एक सेट बनाओगे, मतलब E का सारे एलिमेंट, फाई का सारे एलिमेंट लेके एक सेट बनाओगे। अभी फाई में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या मतलब सारे लोगे तो वही E सेट मिलेगा ना, बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन फाई जो लिखा है, E यूनियन फाई जो है E वही है ना भाई, समझ रहे हो? Yes, sir.
Yes, sir. तो बेटा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को इस साइड में ले गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या हो जाएगा बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 0। अरे समझ रहे हो? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, इसी एक्सियम के मदद से ये प्रूफ हुआ। एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम, इसलिए मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, इसलिए इसको इरेज भी कर लेता हूँ। हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्लियर? अच्छा Yes, sir. ओके, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? सबको आया? फाइव ई एंड फाइव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हर Yes, हाल sir. में। वेरी गुड वेरी गुड, Yes. बस ओके। Yes, sir. अब बेटे देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी का ये जो 3 एक्सियम है, ये 3 एक्सियम को लेके प्रोबेबिलिटी का कुछ डेफिनेशन भी दिया गया है। उनको बोलते हैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, टोटली नहीं, लेकिन खाली सुन लो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो भाई, सपोज कोई एक एक्सपेरिमेंट है और मानो उसके ये सारे आउटकम्स है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, अरे आउटकम मतलब एलिमेंट, हाँ, सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे आप लिखते हो ना 1 2 एलिमेंट है, मतलब ओमेगा 1 उसका एक आउटकम है, ओमेगा 2, ऐसे करके उसके n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो एक्सपेरिमेंट का। तो सैम्पल स्पेस के अंदर वो सारे एलिमेंट हम रखेंगे, राइट, ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटे, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि याद रखो, सैम्पल स्पेस के अंदर ये जो सारे पॉसिबल आउटकम है, कोई भी पॉसिबल आउटकम को अगर हम लें, उसका प्रोबेबिलिटी है ना, कोई भी आउटकम ओमेगा आई फॉर ईच ओमेगा आई बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस के अंदर से कोई भी आउटकम हम ले, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से छोटा होगा। इसका प्रूफ भी हम करेंगे बाद में। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओमेगा यहाँ पर क्या है बेटे, आउटकम है, ठीक है ना, ओमेगा क्या है, आउटकम है। तो कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से छोटा होगा। कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। इतना समझ गए बेटे, क्लियरली, क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 से कभी छोटा नहीं होगा, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। मतलब हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, है ना, फॉर ईच ओमेगा आई बिलोंग टू एस। एस के अंदर कोई भी हम ओमेगा आई ले, उसका प्रोबेबिलिटी है, बस काम खत्म। ये एक हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सैम्पल स्पेस के अंदर जितने सारे आउटकम है ना, सबके प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब पूरा सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी के साथ इक्वल हो जाएगा। बाद में सब प्रूव करेंगे, खाली यहाँ पर बेटे आप खाली याद रखो, मेरे बात समझ रहे हो, खाली एक्सियोमेटिक अप्रोच याद रखो, बाद में प्रूफ सब किया जाएगा। पहले क्या सीखे बेटे, ये सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी, हर इंडिविजुअल आउटकम, एवरी इंडिविजुअल आउटकम का प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। मेरे बात समझो, 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दूसरा क्या देखे बेटे कि सारे इंडिविजुअल पॉसिबल आउटकम, सारे इंडिविजुअल आउटकम का प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड कर दें तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, अब खाली लास्ट वाला डेफिनेशन सुनो, लास्ट वाला डेफिनेशन। फॉर एनी इवेंट ए, कोई भी इवेंट अगर हम लेते हैं, मानो एक इवेंट में लिखता हूँ बेटे, कोई भी एक इवेंट लेते हैं, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो उसने क्या लिखा है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई वेयर ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ बेटे। देखो सपोज एक इवेंट हम लेते हैं, ठीक है ना, लेट ए बी एन इवेंट, और मानो उसके अंदर ये सब आउटकम है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, दीज आर द 3 आउटकम्स इन दिस इवेंट। मेरे पास समझ रहे हो? सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। अरे बेटे इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट ही तो होता है ना, मेरा समझ रहे हो? तो ये मानो एक Yes. इवेंट है, ये मानो एक इवेंट है, और मैं ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ, ए का प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ, इवेंट ए होने का क्या संभावना है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, उसके अंदर जितने सारे इंडिविजुअल आउटकम है ना बेटे, उनका प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा। सब प्रूव करेंगे बेटे, डोंट वरी, खाली अभी एक्सियम पढ़ रहे हैं तो याद रखना होगा। मेरे बात समझ रहे हो? इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटे, इवेंट के अंदर जितने सारे आउटकम है सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो पूरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो बेटे? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. हाँ, यस,
सर इसके पहले एक्सिम में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आउटकम का सम 1 होगा और उसके सैंपल पहले स्पेस पढ़े का थे सैंपल स्पेस का सारे पॉसिबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 होगा। सर और भी एक पढ़े थे सर पहले कि हाँ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 हाँ, ये प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस मान लो। सर उसी से प्रूव हो गया इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये वो तो एक वो वाले से प्रूव हो गया, लेकिन हर इवेंट के लिए भी हमें प्रूव करना है ना, बाद में करेंगे। हर इवेंट के लिए प्रूव करना है, बाद में करेंगे। मेरे बात समझ बेटे, क्लियर क्लैरिटी के साथ ये तीनों एक्सियम समझ गए बेटे? हेलो Yes. Yes, हाँ, sir. Yes, बस sir. कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। सैंपल स्पेस का हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दे तो आंसर 1 आएगा। और कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उस इवेंट के अंदर जितने इंडिविजुअल आउटकम है उनका प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, मतलब समेशन पढ़ाया था ना बेटे, मैंने आपको जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आई की जगह 1 2 3 ऐसे रखते जाओ, है ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है ना? क्लियर? ओके चलो ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो बेटे, उसने क्या लिखा है। अच्छा बेटे देखो, हम ना जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसका निकालते हैं पता है ना बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं ना, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, अगर कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट होता है बेटे? HH, HT, TH, TT, है ना। सपोज मैं एक इवेंट लेता हूँ A, और ये इवेंट लेता हूँ कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो बेटे इसमें क्या क्या एलिमेंट रहेंगे ये इवेंट में? HT, TH। तो हम बेटे प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? कि इवेंट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? इवेंट का। कि अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका सीधा साधा ये मतलब है कि अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो क्या संभावना है कि एग्जैक्टली एक हेड आएगा। मेरे पास समझ रहे हो, क्या संभावना है एग्जैक्टली एक हेड आएगा। सीधा बात है कि अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ, क्या संभावना है कि एग्जैक्टली एक हेड आएगा, मतलब इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना? क्लियर? हाँ। और इवेंट एक सेट होता है। इवेंट क्या होता है? एक सेट होता है ना, एक सेट। तो हम एक इवेंट एक सेट होता है और उसका प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। मतलब एक्चुअली अब अगर देखो तो हम ये सेट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो बेटा, जब मैं बोलता हूँ ना, सपोज सैंपल स्पेस के अंदर बहुत सारे आउटकम्स ऐसे हैं, इससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं आने वाला, डोंट वरी, ठीक है ना। खाली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, नो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस, डोंट वरी। अच्छा, सैंपल स्पेस के अंदर ये सारे आउटकम है। तो बेटे मैं जब लिखता हूँ ना कि ओमेगा 1 का प्रोबेबिलिटी, मतलब ओमेगा 1 एक आउटकम है, ओमेगा 2 एक आउटकम है, सब एक आउटकम है। तो मैं जो बोलता हूँ ना, इनमें से कोई एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली सही में क्या होता है पता है ना? आउटकम का प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते हैं, हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट निकालते हैं ना, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और इवेंट एक सेट होता है। मेरा बात समझ रहे हो? कोई एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जाता है, सेट का प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। तो असलियत में असलियत में हम एक सिंपल इवेंट ओमेगा 1, मतलब ओमेगा 1 जो एक आउटकम, उसको लेके बना हुआ एक सिंपल इवेंट का प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? फिर सिंपलिसिटी मतलब इसको सिंपल दिखाने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट्स उड़ा दे के ऐसे लिख देते हैं। वेरी बेटे मेरे बात समझ गए? हाँ, यस। वंस अगेन देखो ऐसे यहाँ पर पढ़ाता हूँ। इट मे बी नोटेड दैट दिस इज ए सिंगलटन इवेंट, राइट? एलिमेंटरी इवेंट, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंटरी इवेंट। क्यों इसको एलिमेंटरी इवेंट बोला जाता है बेटे? पता है ना? एलिमेंटरी इवेंट का मतलब, हाँ, मतलब उस इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, है ना, बस। It may be noted that this is called an elementary event, and for notational convenience, हमारे convenience के लिए we write probability of that outcome instead of this, है ना। एक्चुअली में कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी, सपोज बेटे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है?
कॉइन को 2 बार टॉस करना, 1 बार टॉस करना, टॉसिंग ए कॉइन वंस, ठीक है बेटा। एक इवेंट में लेता हूँ ए, गेटिंग ए हेड, मेरे पास समझ रहे हो, गेटिंग ए हेड, और मैं ये ए का प्रोबेबिलिटी, बेटा गेटिंग ए हेड मतलब ए चलाएगा ना इसमें, टॉसिंग ए कॉइन वंस, राइट। और मैं सपोज इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी मेजर करना चाहता हूँ। अगर इसको वर्ड में ट्रांसलेट करें, मैं एक्चुअली क्या जानना चाहता हूँ कि एक हेड आने का क्या संभावना है, मेरा बात समझ रहे हो, एक हेड आने का संभावना क्या है। एक इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब हम ये जो सेट है ना बेटे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, ये इवेंट एक सेट होता है। इवेंट क्या होता है बेटे, सेट होता है। हम इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब सेट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हो, हेलो। यस सर। लेकिन Yes, sir. लेकिन ये एक सिंगल आउटकम है, सिंगल आउटकम मतलब एक एलिमेंटरी इवेंट है, तो इसको सिंपल दिखाने के लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट वैसे ब्रैकेट उड़ा देते हैं। जब एक ही एलिमेंट उसके अंदर होता है तो हम खाली बोल देते हैं हेड का प्रोबेबिलिटी, मेरे बात समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, जबकि असलियत में ये होता है, मेरे बात समझ रहे हो। हम सिंपल दिखाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच देते हैं। Sir, when there are more than one element, we can't do that. ना, ऑफ कोर्स यू कांट डू दैट, यू कांट, सिंपली यू कांट, क्योंकि वो एक सेट होता है ना, मेरे बात समझ रहे हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर बेटे, क्लैरिटी के साथ हुआ, हेलो। Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस। तो हम जब बोलते हैं ना टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ पर एक सैम्पल स्पेस है हेड टेल का। अगर मैं बोलता हूँ टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं इवेंट टेल आने वाला जो इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी मेजर करना चाह रहा हूँ। तो टेल आने का इवेंट क्या होता है बेटे, उसके अंदर टी रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टी, राइट, ये है टेल आने का इवेंट, राइट। लेकिन मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं इसको सिंपल दिखाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। क्लियर बेटे, क्लैरिटी के साथ, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है ओके। और बेटा एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चंस का मतलब मैं दिखा दूंगा, खाली 2-3 क्वेश्चन में दिखा दूंगा, इधर ही दिखा दूंगा, और आपको मैं बताऊंगा क्यों कौन सा प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट गलत है, कौन सा प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट सही है। तो देखो उसने क्या रखा है, लेट ए सैम्पल स्पेस बी एस इज इक्वल टू दिस। बेटा असली पढ़ाई हम कुछ नहीं किए हैं, ये खाली थ्योरी है, खाली थ्योरी, बोर लगे भी आपको सुनना है और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी कैसे समझना है, क्योंकि यही थ्योरी ही आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता है, और फ्यूचर में थ्योरी ही काम आता है, खाली न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होता है, मेरे बात समझ रहे हो। ओके, ये दे रखा है सैम्पल स्पेस, और उसने दूसरे वो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम आर वैलिड। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट वैलिड है, चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला वाला को देखते हैं। अच्छा, तो सैम्पल स्पेस को सब देख पा रहे हो, सब सैम्पल स्पेस से देख रहे हो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, अच्छा तो ये एक्सपेरिमेंट का क्या क्या पॉसिबल आउटकम है बेटा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ये इस एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन ए में दे रखा है ओमेगा 1 का प्रोबेबिलिटी 1/6, मतलब एक या ओमेगा 1 एक आउटकम है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6, ओमेगा 2 एक आउटकम है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6, सबका प्रोबेबिलिटी 1/6। तो देखते हैं क्या ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट, क्या ये जो हम जो इंडिविजुअल आउटकम को जो प्रोबेबिलिटी असाइन किए हैं, क्या सही किए हैं या फिर कहीं पर गलती हो गया। तो बेटा हम कैसे चेक करेंगे, देखो एक्सियम्स यूज करके चेक करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो, इधर देखो एक्सियम पढ़े थे, Yes, sir. सर सबको ऐड करके जैसे 1 एक एक करके। पहला एक्सियम बेटा है कि कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए एंड 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सही बात है, ये सब के सब 0 एंड 1 के अंदर है। मेरे बात समझ रहे हो, 1/6 एक नंबर जो कि 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। मेरे बात समझ रहे हो भाई, क्लैरिटी के साथ, हेलो। बस Yes, sir. बस बस। दूसरा क्या है बेटे ना, अगर हम ये सारे इंडिविजुअल आउटकम के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है बेटे, जरा देखो 1 आता है कि नहीं आता है। 6 into 1 to the power 6. Sorry, Yes, 6 sir. into 1. हाँ, तो मतलब एक्सियम को सेटिस्फाई करा है ना। एक्सियम क्या बोला था, देखो एक्सियम इधर क्या बोला था, किधर गया, इधर देखो, Sum of all of है देखो, ये दो एक्सियम को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। फिर क्या बोला था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करने से 1 आना चाहिए। क्लियर, तो सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. अच्छा, और एक देखते हैं,
एक नहीं होने वाला देखते हैं, ये वाला सी। अच्छा सी देखो डायरेक्ट इसी के ये दोनों के वजह से किसी एक बस दिखा दो, इसके वजह से ना सी कैंसिल हो गया। चलो ये करेक्ट असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने ओमेगा 5 ये जो आउटकम है उसका प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे रखा है, जबकि कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये वाला इनवैलिड है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेटे डी भी कैंसिल हो गया। लास्ट आउटकम का 3/2, प्रोबेबिलिटी उसने 3/2 yes. दे रखा है, 1 से बड़ा हो रहा है 3.5। अरे देख रहे हो? Yes, sir. बस Yes, sir. बी, हाँ बी सही है, क्योंकि देखो बेटे इसमें किसी का भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी 1 है ना। तो यहाँ पर और ये सबका प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर देते हैं 1 भी आता है, 1 + 0 + 0, समझ रहे हो? हेलो अच्छा Yes, sir. ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी ऐड करें 1 होगा, एंड इंडिविजुअल आउटकम के प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं है एंड 1 से बड़ा नहीं होगा, तब हम बोलेंगे क्या बेटे प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट सही है, नहीं तो इनवैलिड है। क्लियर? आगे चलेंगे। ये Yes, sir. क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन एग्जाम, पर खाली समझाने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक आपका क्यूरियोसिटी में मतलब सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पर हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी उसने इक्वल रखा है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ये वाला Sir, ये dice- हाँ ये वाला इसमें एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1 और बाकी सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0। इससे क्या कुछ तो थोड़ा तो अंदाजा हो रहा होगा। देखो ये जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, इसमें ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू हैपन। सारे आउटकम इक्वली लाइकली है मतलब होने का। जैसे बेटे हेड टेल जब कॉइन टॉस करते हो, हेड टेल दोनों आउटकम दोनों का आने का इक्वल चांस है। बेटे डाई रोल करो, डाई रोल करने से क्या क्या आउटकम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब का आने का इक्वल चांस है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes, sir. बेटे डाई रोल, Yes, sir. बेटे डाई रोल किए, डाई में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मतलब उसका सैंपल स्पेस क्या है बेटे, 1 2 3 4 5 6। और बेटे अगर मैं ये सारे इंडिविजुअल मतलब आउटकम का प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा, मतलब 1 का प्रोबेबिलिटी 2 का प्रोबेबिलिटी, देखो बेटे ये सिंगल एलिमेंट है इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो हम सिर्फ इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, सिंगल 3 का प्रोबेबिलिटी, 4 का प्रोबेबिलिटी, 5 का प्रोबेबिलिटी, 6 का प्रोबेबिलिटी। अरे समझ रहे हो? 1 होना है एक्सियम के हिसाब से, Yes. एक्सियम बोला है ना। Yes, sir. सारे पॉसिबल आउटकम प्रोबेबिलिटी सम 1 होगा। दूसरा बात है बेटे आपका जो डाई आप लिए हो, डाई क्या है बेटे, हम यहाँ पर फेयर डाई लिए हैं। फेयर डाई मतलब अनबायस्ड डाई है ना, चिटिंग नहीं, नो चिटिंग वाला डाई। मतलब ये 1 2 3 सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, ये सब इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है। मेरा समझ रहे हो? Yes, sir. और मानो Yes. मानो मैं सबको x लिख देता हूँ क्योंकि सब तो इक्वल नंबर है। ये प्रोबेबिलिटी 1 जो है, प्रोबेबिलिटी 2 भी वही है, प्रोबेबिलिटी 3 सबको मैं x लिख देता हूँ। तो x + x + x + x + x 1 2 3 4 5 6 = 1, मतलब 6x = 1। x क्या होता है बेटे, 1/6 है ना, और x क्या है बेटे, ये सबका प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब ये सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 1/6 है। देख रहे हो भाई? ये भी पढ़ेंगे आगे, ये भी आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, कितनों को समझ में आया कुछ? चलो या फिर मैं बकवास कर रहा हूँ? यस सर। सबको समझ आ रहा है? सर बी ऑप्शन बायस्ड डाइस। हाँ वेरी गुड। ये वाला जो देख रहे हो ना बेटे, ये एक चिटिंग वाला डाई होगा। खाली डाई नहीं, कोई भी सपोज एक एक्सपेरिमेंट है उसका 6 आउटकम आते हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसका 6 आउटकम आते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम, ये तो चिटिंग, पूरा चिटिंग वाला ये होगा। मतलब यहाँ पर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, सॉरी एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब बेटे वो आउटकम पक्का होगा। जितने बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो वही ओमेगा 1 हमेशा आउटकम आएगा, बाकी सबका प्रोबेबिलिटी 0 है। अरे मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस तो इतना मैं खाली आपको प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट बता दिया, समझा दिया। अच्छा ई में सब ऐड करने से 1 होता है क्या, चेक कर देते हैं। ई में सब ऐड करने से 1 होता है क्या? 2.1 नहीं, देखो ई
ई में ये जो दे रखा है ना बेटे, ये सबको अगर ऐड कर देते हैं तो 1 नहीं हो रहा है, ये अगर 1 का तो 1 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा डी में डी का देखें, डी का 3/2 हो रहा है। अच्छा डी तो इनवैलिड बता दिया था, नहीं डी इनवैलिड बता दिया था। D for negative हाँ invalid. सी भी इनवैलिड हो गया था, खाली ए भी करेक्ट था, नहीं बक्सा गलत हो गया। अच्छा ठीक है चलो ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, चलो आगे चलते हैं। हाँ अब पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, असली चीज़ पढ़ेंगे। हाँ यस, Sir, will any question come like this, like which die is biased and which is not biased? ना 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 ना, जब एक्सियोमेटिक अप्रोच सिलेबस में था तो आपको ऐसा एक सवाल आएगा, मतलब आपको दे देगा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, बोलेगा कि बताओ क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनवैलिड है। मेरे बात समझ रहे हो, ऐसा रहता है। क्लियर बेटे, हेलो Yes, sir. ओके आगे चलें। हेलो Yes. Yes, Yes, sir. ओके ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा तो अभी बेटे अभी आते हैं बेटा असली चीज़ जो कि कोई सिलेबस में है, उसमें आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो बेटे लेट ई बी एन इवेंट, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ a random experiment with equally likely outcomes। बेटे हम आगे जितने सारे क्वेश्चन करेंगे सब रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे एंड उनका जो मतलब आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे, है ना, सारे आउटकम आने का इक्वल चांस होगा। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर। हेलो yes, sir. Yes, sir. इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बेटे, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये स्कूल में पढ़े थे, डिवाइडेड बाय By total number. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, याद है ना भाई, टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसका क्या मतलब होता है कि इवेंट ई को फेवर करता हुआ सारे आउटकम, मतलब ई का अंदर का सारे एलिमेंट है ना, क्योंकि इवेंट ई के अंदर जितने सारे आउटकम है वही सब तो उस इवेंट को फेवर करते हैं ना, क्योंकि वही सब आउटकम आते हैं तो इवेंट होता है ना, अकर होता है ना। अगर इवेंट ई के अंदर वाला आउटकम आएंगे तभी इवेंट अकर होगा, अगर इवेंट के अंदर वाले आउटकम नहीं आते तो इवेंट अकर नहीं होता है। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या है बेटे, सेट ई का अंदर वाले एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब सेट ई का एलिमेंट्स, राइट, इवेंट ई का एलिमेंट्स। Yes, sir. मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बेटे सारे पॉसिबल आउटकम तो सैंपल स्पेस के अंदर ही होते हैं। N of S. The cardinality of S. कार्डिनलिटी ऑफ एस, बेटे समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई Yes, sir. Yes, sir. इज Yes, इक्वल sir. टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। बस पहले स्क्रीनशॉट लो और बहुत सारी चीज़ें आगे प्रूव करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, चरापट लो और फिर हम एक्सियम्स प्रूव करेंगे, ठीक है। लो डन, Done, sir. ओके ठीक है। अब देखो बेटे मैं आपको दिखाऊंगा सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 मैथमेटिकली, एक तो हाँ हमें पता चल गया, अब देखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है ना। देखो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस चलो निकालते हैं, सैम्पल स्पेस भी एक इवेंट है ना, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो दैट वो क्या होगा बेटे, इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बेटे, इवेंट का कार्डिनलिटी बाई सैम्पल स्पेस का कार्डिनलिटी। तो सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटे, सैम्पल स्पेस का कार्डिनलिटी बाई सैम्पल स्पेस का कार्डिनलिटी। अरे मेरे पास समझ लो, इधर इवेंट खुद सैम्पल स्पेस है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कट के One. क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा बेटे देखो कोई के बच्चों के मन में ये डाउट होता है, सही बात है, डाउट होना स्वाभाविक है कि सर सेट तो एम्प्टी भी हो सकता है ना, एम्प्टी सेट भी तो एग्जिस्ट करता है। तो आपका अगर सैम्पल स्पेस अगर एम्प्टी सेट हुआ तो उसका तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 1 तो उस सिचुएशन में नहीं होगा सर। बेटे देखो बात ये है कि सैम्पल स्पेस ना कभी फाई होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सैम्पल स्पेस खुद फाई हो गया तो इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट काहे करते हो भाई। अरे समझ रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका कोई भी आउटकम नहीं, तो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आउटकम होगा। अरे समझ रहे हो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
बस 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, बेटा फाइव इज इम्पॉसिबल इवेंट। फाइव का प्रोबेबिलिटी मतलब फाइव का नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट। 0 फाइव का नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 0 डिवाइडेड सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा बेटे? अरे कहाँ होगा? 0 होगा, है ना? 0 अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं बेटे। फॉर एनी इवेंट ई दुनिया का कोई भी, दुनिया का बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी इवेंट हो, उसका प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो कोई आके आपको बोल दिया कि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया 1.5, गलत है भाई, 1 से बड़ा नहीं होगा इवेंट प्रोबेबिलिटी। कोई आके बोल दिया किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है -2, नहीं हो सकता। मेरे पास समझिए 0 से छोटा नहीं हो सकता। मेरे पास समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, मैं खाली ऐसे कर देता हूँ आपको क्यूरियोसिटी में ये करने के लिए, ठीक है? नॉट फॉर एग्जाम। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। अच्छा बेटे, आप सबको पता है ना कि इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, राइट? वी नो, क्लियर? आपको सबको Yes. पता है ना भाई इवेंट क्या Yes, होता है? sir. सैंपल स्पेस का सबसेट ही sir. तो होता है। अच्छा, पढ़े थे ना हम, अगर एक सेट दूसरा सेट का सबसेट होता है तो ये सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट ये सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा। Yes, sir. जरा बेटे Yes, sir. इमेजिन करो, ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ पर देखो ए बी का सबसेट है और ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी से छोटा है ना? देख रहे हो? अगर मैं ए भी 1 2 3 लेता हूँ, बी भी 1 2 3 ले रहा हूँ, यहाँ पर भी ए बी का सबसेट है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो इस केस में ए बी दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होगा कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए में बी से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गया, ऐसा कभी होगा? No, sir. नहीं ना। नो सर अरे कैसे होगा भाई? जरा दिमाग लगाओ। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए में बी से ज़्यादा एलिमेंट कैसे आ गया? उसके अंदर तो सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है बी में भी है, तो इम्पॉसिबल है ना। तो एन ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ एस। बेटा समझ में आया क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमें ये भी पता है, वी ऑल्सो नो, कोई भी सेट का कार्डिनलिटी है ना हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना? मतलब 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना? अरे कभी होगा क्या एक सेट में नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट है, -1 नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा कभी होगा क्या? हो सकता है उसमें बिल्कुल एलिमेंट नहीं है या फिर 0 से ज़्यादा एलिमेंट है। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यस बस। तो बेटे ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 और 2, तो बेटे हम क्या देखते हैं बेटे? 0 लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ एस। अरे समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, देखो ना, sir. 0 Yes, sir. बस। और बेटे देखो, आपका जो एन ऑफ एस है दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। वी नो दैट एन ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। एन ऑफ एस तो कभी 0 नहीं हो सकता, अभी होता है। सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, तो एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा Yes, नहीं। sir. हाँ, और दूसरा बात है किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब एन ऑफ एस इज ए पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर मैं इनइक्वालिटी में सब में अगर एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दूं, एन ऑफ एस जो कि पॉजिटिव नंबर है, अगर सब में डिवाइड कर दूं तो एन ऑफ एस इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा क्या? No, sir. 0 less than n of e by n of s less than or equal to 1. बेटे ये 0 डिवाइड बाई ये क्या हो गया बेटे? 0। और ये क्या है बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना? Yes, sir. और ये क्या है बेटे? Yes. 1 है। तो देखो बेटे, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा 0 है, फिर 0 से बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से छोटा होगा। प्रूफ विल नॉट कम इन एग्जाम, बस खाली बता दिया, ठीक है ना? अगर कंफ्यूज हो गए तो माफ़ कर देना, वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, बस आपको खाली क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, सो हो गया भाई? इतना तक हो गया भाई क्लियरली? टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चटापट। हाँ, Yes. यस।
So the last step I didn't understand. लास्ट स्टेप कौन सा? If इधर you can clear. जीरो 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 डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, जीरो होता है ना, So the next. एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, ये बात होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बा, पढ़े थे फॉर्मूला भी, कार्डिनलिटी ऑफ ई बाई कार्डिनलिटी ऑफ एस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. Yes. हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. भाई सुनो, Yes, sir. हाँ अगर सुनो सुनो मेरे बात सुनो. Yes, sir. हाँ भाई सुनो मेरे बात सुनो. सच बात है कि मुझे ये पता नहीं चलता कि बच्चे कब हेड अप हो जाते हैं, ये मुझे पता नहीं चलता. बिकॉज हम बड़े लोग हैं, हमारा मतलब क्या, मतलब पेशेंस ज़्यादा है, आपका पेशेंस का लेवल थोड़ा कम है, छोटे छोटे हो. तो आप मुझे बोल दोगे कि सर पहले से बता दो कि सर आज 1 घंटा क्लास करते हैं, आज सर कम, तो बोर हो जाते हो, पूरा साइलेंट होते हो, तो फीडबैक नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं रहे हो. फिर जब पूछते हो तो लगता है कि हाँ सुन रहे हो. ठीक है ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले जाओ. टेक इट डन. ये प्रूफ्स नहीं आएंगे. नॉन ऑफ दिस इज फॉर एग्जाम, नॉन ऑफ दिस प्रूफ इज फॉर एग्जाम, प्रूफ्स आर नॉट फॉर एग्जाम. जो प्रूफ एग्जाम में आएगा मैं बताऊंगा. चलो डन, आगे चलते हैं. अब खाली वो एक फॉर्मूला बस प्रूफ कर देंगे, काम खत्म. डन, चलेंगे आगे. Yes, sir. ओके. Sir. अच्छा, अब देखो बेटे, नेक्स्ट नोट, और एक एक्सियम प्रूव करेंगे. एक्सियम पढ़े थे ना बेटे कि इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देन यूनियन एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, उसको भी प्रूव करने जा रहे हैं. लेकिन पहले उसके पहले वो और एक चीज़ देखेंगे. इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेटा आपको जो शॉर्ट नोट में दिया हूँ उसी शॉर्ट नोट में सारे चीज़ें हैं, है ना, सारी चीज़ें उस शॉर्ट नोट में हैं, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो, है ना. और प्रूफ खाली दिमाग में रखो, एग्जाम में नहीं आने वाला, तो उसके ऊपर लोड नहीं लेना है आपको, खाली एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना आगे. ठीक है. तो लेट ई एंड एफ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ई बीफ के बीच में इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, राइट? अरे समझ रहे हो ना? Yes, sir. अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ एक इवेंट होता है ना, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ई एंड एफ, है ना, क्या बोलते हैं? ई एंड एफ. तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने जाएं, तो क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस. अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट? कार्डिनलिटी ऑफ दैट इवेंट बाय. Yes, sir. अभी देखो बेटे, ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाई है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाई है, तो उसका कार्डिनलिटी क्या होगा? 0 होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल गया? 0 निकल गया, है ना. 0, नाडा, नथिंग. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ नाम का इवेंट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0 है. ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो दोनों साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं होंगे, राइट? ई एंड एफ साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं होंगे. दे डू नॉट हैव एनी कॉमन आउटकम. दोनों इवेंट के अंदर कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है, इसीलिए वो दोनों कभी भी एक साथ अकर नहीं होंगे. अगर ई अकर होगा तो एफ अकर नहीं होगा, अगर एफ अकर होगा तो ई अकर नहीं होगा. आई होप यू गेट इट राइट क्लियरली. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और बेटे ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ आप देखोगे, क्योंकि इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आता है. ठीक है ना? प्रूफ थ्योरम देखो ना बेटे ना. इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, देन बेटे आप सबको ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Yes, sir. ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए Intersection. अच्छा, मैं आपको अभी बोलूंगा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. अब बेटा क्या करके बताया ना, खाली कार्डिनलिटी उठा के ब्रैकेट देकर पी लगा दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ विल बी इक्वल टू E plus probability of F Probability of minus E. probability of A and B. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ. मेरा बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो,
Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, अभी इसको प्रूव करेंगे। कितनों को यहाँ तक सब बाउंस कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से उड़ रहे हैं, कितनों का उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, मतलब जा रहे हैं, ईयर ड्रम में भी नहीं ईयर ड्रम को भी नहीं छू रहे हैं, पूरा कान के पास जाके उड़ के चले जा रहे हैं, बाउंस हो जा रहे हैं, कितनों का पूरा बाउंस हो रहा है। अभी सब समझ रहे हो? अच्छा ठीक है। सर हाँ कह, अरे प्रूव कर भी रहो, सर प्रूव कर भी रहो। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ बेटे क्या होगा बेटे? कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन एफ डिवाइड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अरे है ना भाई? हेलो Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कार्डिनलिटी ऑफ दैट इवेंट डिवाइड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, वही उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है बेटे। कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन एफ क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अरे होगा कि नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। और बेटा फ्रैक्शन तो क्या होना? फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस sir. डिवाइड बाय दिस। Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय दिस। तो बेटा कार्डिनलिटी ऑफ ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या होता है बेटा? ई का प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. कार्डिनलिटी ऑफ एफ बाय कार्डिनलिटी ऑफ क्या होता है बेटा? एफ का प्रोबेबिलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ दिस बाय क्या होता है बेटा? Minus प्रोबेबिलिटी D. ऑफ ई इंटरसेक्शन ये एफ। intersection. अरे समझ गए? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब हम प्रूव करेंगे एक्सियम। देखो बेटे, वी नो नहीं, वी नो। सर हाँ कह, सर आई वांट टू लीव। क्यों कहीं? Sir, if sir, टिके टिके रहो, टिके रहो, टिके। देवदास मुंडा भी ऊंची। अरे मुंह पे रागी हो लो की? हेलो, यस सर। मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि सब? नहीं सर, नहीं सर। No, sir. No, नहीं, sir. नहीं, सुनो सुनो, मैं आपका क्लास क्यों इतना देर ले रहा हूँ? आप देवदास यू कैन क्विट नाउ। मैं इसीलिए मैं अभी क्लास बंद करूँगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं आपको बहुत इन डेप्थ सारी चीज़ें पढ़ाया, इसीलिए मुझे ज़्यादा क्लासेस लेना पड़ रहा है। मैं अगर डीएवी की तरह करता भाई, अभी तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता। मैं डीएवी की तरह नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में सारे जगह अभी ये करने के लिए सब टीचर सोचे थे, सारे टीचर सोचे थे, क्योंकि ऑनलाइन है। कोई टीचर के पास लैपटॉप नहीं है, कोई स्मार्टफोन में कर रहा है, किसी टीचर के पास इंटरनेट नहीं है, कोई टीचर का जियो बहुत स्लो आ रहा है, तो टीचर ही खुद क्लास लेने में तकलीफ आ जाता है टीचर को। तो टीचर्स मतलब कितना मिनिमलिस्टिक वे में पढ़ा सकते हैं अभी सोचे थे ऑनलाइन में सारे टीचर, दुनिया का बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं गलती क्या कर दिया, आपको पूरा जैसे पूरा ऑफलाइन क्लास की तरह इन डेप्थ सारी चीज़ें पढ़ाया, और दो तीन बुक से भी कराया, जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में कराता हूँ। और ऑफलाइन क्लास में हर क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर्स होता है। मेरे बात समझ रहे हो? 1.5 घंटा होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो 1 घंटा का ड्यूरेशन में आपका आप जब ज्वाइन करते हो, एक ज्वाइन करे आप, फिर एक गया, फिर ज्वाइन किया, फिर एक गया, मेरे पूछने में वो उसमें 15 मिनट चला जाता है, बाकी बचा 45 मिनट। वो भी शायद कभी कभी उससे भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया होगा, उससे भी कम हो जाएगा। तो ऐसे करके बेटे 40 मिनट में आपको अगर मैं 2-3 बुक से पढ़ाऊँगा तो बेटे आपका तो ज़्यादा क्लासेस लगेंगे ना बाकी स्कूल के हिसाब से। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है ना? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मुझे कभी गुस्सा आता है मेरे ऊपर, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों आप लोगों को पूरा मतलब मिनिमलिस्टिक वे में नहीं पढ़ा दिया, कि डायरेक्ट एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ाता, 2 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर, 2 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर, सब डीएवी ओडीएम सब यही के हैं। तो मैं क्यों आपको डिटेल में पढ़ाया? तो डिटेल में पढ़ाने का अभी फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लासेस चाहिए अभी। आई नीड दैट। नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो अभी भी मेरे पास रास्ता है कि मैं आपको पूरा ऊपर से ले जाऊं, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं ऊपर से ले रहा हूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ,
अच्छा सुबह 6:45 में क्लास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? Yes, sir. यस कर सर सकते हैं। Yes, sir. कर Yes, सकते sir. हो, किसी को तकलीफ Yes, नहीं, sir. किसी को तकलीफ नहीं। अच्छा 6:45 से 6:45 से अगर मैं 6:45 से अगर मैं 8:05 तक ले लिया चलेगा? यस सर। यस सर Yes, sir. सर 7 बजे कभी Yes, कभी sir. एचपीआर रहता है। नहीं, ये फ्राइडे सैटरडे और संडे कोई एचपीआर नहीं होगा तो है क्या? No, नो सर हाँ, कोई एचपीआर नहीं है, बोल दोगे मैथ क्लास है, बोल दोगे, ठीक है ना? अच्छा Yes, sir. दूसरा बात है कि हाँ एचपीआर अगर होगा तो उनको बोल दोगे, ठीक है ना, कि इसे मैथ क्लास है, उनके सर बना के मैथ करने के लिए Yes, बोले, ठीक है? अच्छा दूसरा बात है कि इवनिंग में मैं क्लास नहीं करूँगा ये 3 दिन, क्योंकि आपको ज़्यादा लोड हो जाता है, मुझे पता है। ठीक है, क्या करते हो ये बोल दे दिखा, लास्ट बोलता हूँ, एक्सियम प्रूव कर देते हैं, फिर जब तो जाओ, ठीक है, चलेगा? yes, यस सर। Yes, sir. यस सर ठीक है, लास्ट एक्सियम प्रूव करता हूँ, ठीक है ना? मेरा भी सर दुख रहा है, आपको क्या लग रहा है? मेरा भी बहुत जोर सर दुख रहा है, मतलब आपको पता नहीं कितना सर दुख रहा है, कब हो रहा है इस साइड में, मतलब आज कितने चिल्लाओ आप, खाली बैठ कर आपका सर दुख रहा है। मैं चिल्ला के हमारा क्या हो रहा होगा, और मैथ टीचर सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, आप जानते हो आप, है ना? अच्छा वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है बेटे, अभी प्रूव किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। yes, अब देखो बेटे, इफ E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू फाई, तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, जो कि 0 होगा, राइट? इम्पॉसिबल Yes, इवेंट sir. का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 तो कभी होगा ही नहीं। अच्छा तो बेटे इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ क्या हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस 0, क्योंकि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उनके बीच में इंटरेस्ट 0। तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई Probability of E प्लस plus probability of एक्सियम में यहाँ पर वही बोल रहा है, चेक करो, इधर भी एक्सियम में वही बोला था, राइट? याद है ना भाई? इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यस सर। प्रोबेबिलिटी यूनियन एफ Yes, sir. इक्वल टू, बस ठीक है। ये देखो इधर कहाँ था? yes, sir. हाँ इधर तो इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी, बस। अच्छा बेटा ये चीज़ मतलब पूरा सेट के साथ समान है, अपना खाली कार्डिनलिटी सिंबल को उठा दो, पूरा हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है? कार्डिनलिटी सिंबल को उठा दो भाई। अब पढ़े थे ना बेटे, इफ ए एंड बी आर, इफ ए बी इंटरसेक्शन अगर फाई, अगर दे आर डिसजॉइंट होते हैं, तो ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इक्वल टू ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, sir. yes, sir. यस सर। तो आप खाली कार्डिनलिटी को उठा के प्रोबेबिलिटी लिख दो, क्योंकि बेटा सही बात है ना कि दोनों तरफ अगर हम एन ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना, इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज़ डिवाइड कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते ही नहीं कर सकते? यस सर। तो क्या हो Yes, जाएगा sir. बेटे? Yes, sir. ए एन लिख देता हूँ, हाँ बस, ए यूनियन ए बी का कार्डिनलिटी बाई एस का कार्डिनलिटी, मतलब क्या होता है बेटे? ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस क्या होगा बेटे? ए का प्रोबेबिलिटी, प्लस एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस क्या होगा बेटे? बी का प्रोबेबिलिटी। हो गया भाई, प्रूव हो गया ऐसा ही, Yes, sir. ठीक है? तो इतना ही करते हैं। ओके, और 2 मिनट दोगे? 2 मिनट खाली मैं डेफिनेशन बोल दूंगा, 2 मिनट दोगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये अगर कल रह जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कल के लिए नहीं रख, 2 मिनट खाली मैं डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है ना? नोट, पहला बीट ना, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी हैपेंस, या फिर occurs, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी occurs, then A and B occurs, मतलब बोथ ए एंड बी अकर। अगर बेटे ए इंटरसेक्शन बी अकर हो रहा है, ये इवेंट अगर अकर हो रहा है, तो इसका मतलब ए बी दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अकर हो रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वाले एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आउटकम आ रहा है, राइट? Yes. और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब ए बी का कॉमन एलिमेंट है,
तो मतलब ए में से भी वो एलिमेंट अकर हो रहा है, बी में से भी वो एलिमेंट अकर हो रहा है, मतलब ए बी दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. when A union B occurs, then A और B occurs। Yes. यहाँ पर आप और के जगह आइदर और भी लगा सकते हो। और बेटा देखो, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर जो और है ये इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव और का मतलब क्या है कि अगर ए यूनियन बी अकर होता है तो हो सकता है खाली ए अकर हो गया, बी अकर नहीं हुआ, या फिर हो सकता है खाली बी अकर हुआ, ए अकर नहीं हुआ, या फिर ये भी हो सकता है ए भी बोथ अकर हो गए। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर तीन तरह के एलिमेंट रहते हैं। खाली ए वाले एलिमेंट रहते हैं, खाली बी वाले एलिमेंट रहते हैं, ए बी बोथ वाले एलिमेंट भी रहते हैं ए यूनियन बी के अंदर। मेरा बात समझ रहे हो? तो ए यूनियन बी के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर वाला कोई भी आउटकम अकर होता है, इसका मतलब आइदर ए हुआ है या फिर बी अकर हुआ है या फिर बोथ अकर हुआ है, कोई ना कुछ हुआ है, तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो रहा होगा। ठीक है, खाली लास्ट देख लो। व्हेन ए माइनस बी अकर्स then A occurred but B did not occur and B did not occur। सही बात है ना भाई? अरे जो हैंड राइटिंग मेरा ख़राब हो रहा है ना, इसका वजह से, इसका कारण ये है, ये मतलब ये मतलब कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम है, बाद में देखूँगा क्यों ऐसा हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, लेकिन वो टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है। अगर बेटे ए माइनस बी इवेंट होता है तो इसका मतलब ए अकर हो रहा है लेकिन बी अकर नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सॉरी तरीका। हाँ, इसको और कैसे आप समझ सकते हो? पहला बात तो ए माइनस बी के अंदर क्या कौन से टाइप के एलिमेंट रहते हैं? वो एलिमेंट रहते हैं जो कि ए में तो हैं, बी में नहीं है ना? मतलब ए माइनस बी का कोई भी एलिमेंट अगर अकर हो रहा है तो इसका मतलब ए अकर हो रहा है लेकिन बी अकर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? और ए माइनस बी को हम और क्या बोलते हैं? ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। B complement. तो ए माइनस बी अकर हो रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अकर हो रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अकर हो रहा है, इसका मतलब ए अकर हो रहा है एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी अकर हो रहा है। इसका मतलब ए अकर हो रहा है एंड बी अकर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब बी कॉम्प्लीमेंट अकर होगा तब बी अकर नहीं होगा। ठीक है, चलो कंफ्यूज हो गए लास्ट ना? No, sir. अच्छा Understood. ठीक है, तो इतना ही। टेक द स्क्रीनशॉट। आज बहुत ज़्यादा हो गया क्लासेस। नहीं सचमुच सर हम सिंपली ओनली ए लिख देते तो वो भी हो जाता। देखो ओनली ए इसलिए मतलब इधर हम नहीं लिखेंगे ओनली ए, क्योंकि ओनली ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब यू माइनस है ना? तो पूरा का पूरा बी हो जाएगा, ऐसा कौन सा क्या गारंटी है? मतलब समझ रहे हो सर ना? ओनली है सर, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ओनली ए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ए बट नॉट बी, है ना? ए बी के बी को रेफर करते हुए, हाँ बात करते वक्त हम बोल सकते हैं कि हाँ ए बी के बीच में बात कर रहे हैं तो ए माइनस में मतलब ओनली है, वो बात करें। लेकिन खाली अगर ओनली ए दुनिया के सामने बोल देते हैं तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नॉट सर ओनली sorry. होगा सर जब ए यूनियन बी सैंपल स्पेस हो जाएगा तब होगा। सॉरी मैं क्या बोल दिया? हाँ, क्या बोला मैं? ये बोला ए, अरे सॉरी क्या बोल दिया मैंने? क्या ओझा तो क्या बोल रहा था? ओनली ए बोल रहा था ना? यस सर। अच्छा हाँ, नहीं ओनली ए नहीं बोलेंगे, ओनली ए बट नॉट भी बोलेंगे, ओनली ए बट नॉट भी बोलेंगे, है ना? ओनली ए बट नॉट भी। क्लियर? ए बट नॉट भी, खाली ओनली ए नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं गलती से मेरा मुंह से क्या निकल गया? ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं ओनली ए कॉम्प्लीमेंट कैसा गलती से निकल गया? ठीक है ना? सॉरी हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया ना आज क्लास, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। अरे मुझे भी पता नहीं चला इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, चलो गुस्सा वुस्सा नहीं करना है। क्या बोलते हो? पानी जाओ, ठंडा पानी थोड़ा पी लो। हाँ, अरे क्या बोलते हो? ठंडा पानी थोड़ा पी लो। Yes, sir. Yes, sir.
Yes. थोड़ा जाओ Thank you, sir. थोड़ा जाओ, थोड़ा बाहर घुमाओ। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा मत पढ़ो, चलो 2 घंटा आज पढ़ाई बंद कर दो। 2 घंटा खेलो कूदो, नाचो गाओ, जो भी करो तुम, जो भी करते हो। हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाते हैं ऑनलाइन में। मतलब मुझे लगता है कि आपको कितना तकलीफ हो रहा होगा, मतलब सर बहुत दुख रहा होगा रात को इतना समय मोबाइल को देख देख के, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अरे हम टीचर भी दिल में पत्थर रख के आपको बोलते हैं कि आओ बैठो, ज़बरदस्ती बैठो, क्योंकि अरे हमारा भी अगर बेटा होता तो हम भी मतलब दुख करते, मन में दुख करते कि अरे इतना समय बेटा बैठा है, आंखों में कितना प्रेशर आ रहा होगा, कितना सर दुखेगा। लेकिन हम दिल में पत्थर रख के आपको बोलते हैं कि आओ बैठो, ज़बरदस्ती बैठो, पढ़ो पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पैंडेमिक की वजह से आपको फ्यूचर चला जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लेते हो, हम भी लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पढ़ते हैं। क्या करेंगे, ये सिचुएशन ऐसा चल रहा है ना। चलो ठीक है, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Signing out, sir. Thank you, sir. हाँ, आज रात, कल रात, परसों रात मेरे से कुछ भी नहीं सुनने को मिलेगा, डोंट वरी, पूरा फ्री। सर जो आपने बोला था वो हो जाएगा तो क्या मतलब सॉरी करने से चल जाएगा तो दौड़ेगा।